ड्रैगन प्रिंस युआन और वेनरेबल युआन अर्थात आदरणीय युआन। अध्याय 481 से 490। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 481। ओमेगा सेंट स्पिरिट आर्ट अनेक चमकते हुए कमल विशाल पर्वत पर उतरे। उनके ऊपर बैठी 6 आकृतियों से फैली विशाल भव्य आभा ने 7 प्रमुख शिष्यों का सम्मान बढ़ा दिया। युवा अभ्यासकर्ताओं के रूप में जिन्होंने हाल ही में साधना के मुख्य मार्ग पर कदम रखा था, उनसे पहले के 6 व्यक्ति जो पहले से ही ग्रैंड मास्टर स्तर पर थे, वे लक्ष्य थे जिनके लिए वे भविष्य में प्रयास करेंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हम संप्रदाय गुरु और शिखर गुरुओं का आदरपूर्वक अभिनंदन करते हैं। सातों ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। संप्रदाय के गुरु किंग यांग इन 7 व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराए और अनुमोदन में सिर हिलाया। उसकी आस्तीन की एक लहर के साथ 7 इंद्रधनुषी बादल धीरे धीरे उनके पैरों के नीचे से उठे और उन्हें हवा में उठा लिया। झो युआन ने उत्सुकता से उस बादल को देखा जिस पर वह खड़ा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी तरह से जेनेसिस क्यूई से बना है, जबकि इसके भीतर एक अजीब शक्ति का मंथन हो रहा था। मैंने अपने खाली समय में इन 7 इंद्रधनुषी बादलों को बनाया। वे लोगों को आश्चर्यजनक गति से उड़ा सकते हैं जो चंद्रमा और सितारों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वे आपको एक बार घातक झटके से भी बचाने में सक्षम होंगे। संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने हंसते हुए कहा, हे, ये तुम 7 के लिए एक छोटा सा उपहार हो और पिछले वर्ष के दौरान आपकी कड़ी मेहनत का इनाम हो। झो युआन और अन्य 6 बहुत खुश थे। जैसे ही उन्होंने अपने पैरों के नीचे इंद्रधनुषी बादलों को देखा तो उनकी आंखों में खुशी दिखाई देने लगी। न केवल वे भविष्य में तेजी से यात्रा करने में सक्षम होंगे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उनके लिए एक बार घातक झटका रोक सकता है, जो मूल रूप से एक सुरक्षात्मक खजाना रखने के समान था। अपडेटेड ओवर्स ऑन novel.com। हालांकि यह संप्रदाय के गुरु किंग यांग के लिए केवल एक छोटा सा उपहार हो सकता है, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण खजाना था जो उनके जीवन को बचा सकता था। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। सातों ने एक बार फिर सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उन्हें इतनी जल्दी इतना बड़ा उपहार मिलने की उम्मीद नहीं थी। संप्रदाय के गुरु किंग यांग हंसे, इससे पहले कि उन्होंने कहा, आप में से कुछ पिछले मुख्य शिष्य थे, जबकि अन्य नए पदोन्नत हुए हैं। जो इनाम मैं आगे देने जा रहा हूं वह पूर्व प्रमुख शिष्यों के लिए प्रासंगिक नहीं होगा, इसलिए आपके संबंधित शिखर गुरु होंगे। तुम्हें बाद में एक और इनाम दूंगा। नव पदोन्नत प्रमुख शिष्यों के लिए। वह रुका। जब उसने उनकी उत्कट निगाहों को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इससे पहले उसने कहा, आपको वह दिया जाएगा जो आप सबसे अधिक चाहते हैं। वह क्या था जो वे सबसे अधिक चाहते थे? बेशक 7 कंगक्सुआन कलाएं। क्या नव पदोन्नत प्रमुख शिष्य कृपया आगे बढ़ेंगे? ये सुनकर झो युआन ने तुरंत अपने इंद्रधनुषी बादल को आगे बढ़ने का आग्रह किया। उनके अलावा स्नो लोट्स पीक के मुख्य शिष्य सु याओ और होंगिया पीक के मुख्य शिष्य चेन जे भी आगे बढ़े। वे वैसे ही नव पदोन्नत मुख्य शिष्य थे। कंगक्सुआन संप्रदाय में एक मुख्य शिष्य को प्रतिस्थापित करना आसान नहीं था, क्योंकि एक नए पदोन्नत मुख्य शिष्य को 7 कंगक्सुआन कलाओं में से एक प्राप्त होगा। एक बार जब ये तकनीक सीख ली गई, तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए मुख्य शिष्य का स्थान लेना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। सौभाग्य से 7 कांगक्सुआन कलाओं को सीखना बहुत कठिन था, और कई प्रमुख शिष्य 1 वर्ष के अभ्यास के बाद भी प्रारंभिक स्तर तक पहुंचने में विफल रहे। इसलिए सामान्य रणनीति ये थी कि वर्तमान मुख्य शिष्य को तकनीक सीखने से पहले चुनौती दी जाए। अन्यथा किसी को पुराने मुख्य शिष्य के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने और पद से सेवानिवृत्त होने तक इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि सु याओ और चेनजी सफल हुए। उनके पूर्व प्रमुख शिष्य अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कांगक्सुआन कला सीखने में विफल रहे, जिससे सु याओ और चेनजी को सीखने का मौका मिला। स्नो लोट्स पीक मास्टर लियू लियानई और होंगिया पीक मास्टर गु ने सु याओ और चेनजू की ओर देखा। जैसे ही उनके हाथों में 2 प्राचीन जेड किताबें दिखाई दी, उन्होंने हथियाने की हरकत की।
जेड किताबें धीरे धीरे हवा में तैरने लगी, सुई याओ की जोड़ी के सामने मंडराने लगी और उनमें से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। सुई याओ और चेनजी की आंखें भावनाओं से छलक रही थी, क्योंकि वे सम्मानपूर्वक कांपते हाथों से किताबें लेने के लिए आगे बढ़े। इनमें से प्रत्येक पुस्तक में 7 प्रसिद्ध कांगक्सुआन कलाओं में से एक शामिल थी। संप्रदाय के मास्टर किंग यांग ने झोउ युआन की ओर देखा और कहा, सेंट जेनेसिस पीक के पास कोई शिखर गुरु नहीं होने के कारण मैं ही ओमेगा सेंट स्पिरिट आर्ट का रखरखाव कर रहा हूँ, जिसे मैं प्रदान करूंगा। आप आज झोउ युआन की ओर बढ़ने से पहले उसके हाथ में एक साधारण जेड पुस्तक दिखाई दी। झोउ युआन ने सम्मानपूर्वक इसे प्राप्त किया। उसके हाथों में एक ठंडी अनुभूति हुई, लेकिन उसका हृदय उत्तेजना से उबल रहा था। यह एक उच्च श्रेणी की जेनेसिस तकनीक थी, जेनेसिस तकनीक का उच्चतम स्तर जिसके साथ वह कभी संपर्क में आया था। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने चेतावनी देने से पहले सिर हिलाया। आप सभी को 7 कांगक्सुआन कलाओं का अभ्यास करने में कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आप 1 वर्ष के बाद इसमें महारत हासिल करने में विफल रहते हैं और आपका स्थान किसी अन्य शिष्य द्वारा ले लिया जाता है, तो चेतावनी दी जानी चाहिए कि ये मैनुअल वापस ले लिए जाएंगे। सभी ने गंभीरतापूर्वक स्वीकृति में सिर हिलाया। उन्हें 7 कांगक्सुआन कलाओं का पुरस्कार देने के बाद ये खत्म हो जाना चाहिए था। हालांकि संप्रदाय के गुरु किंग यांग एक पल के लिए चुप हो गए, इससे पहले कि उन्होंने झोउ युआन की ओर देखा और कहा, झोउ युआन, सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिष्य के रूप में आपको सीलबंद मुख्य शिखर में प्रवेश करना होगा और इसे खोलने का प्रयास करना होगा। झोउ युआन ने अचानक ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार यही यहाँ था। हालांकि इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, एक शांत आवाज अचानक सुनाई दी, संप्रदाय गुरु, पिछले सभी सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिष्य मुख्य शिखर को खोलने में विफल रहे हैं और उनकी संभावना भी अधिक नहीं होगी। सेंट जेनेसिस पीक पितृसत्ता का है सबसे प्रिय स्थान और इसे इस तरह सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि हम सभी 7 प्रमुख शिष्यों को सेंट जेनेसिस पीक में प्रवेश करने की अनुमति दें, इस उम्मीद में कि उनकी संख्या अंततः हमें पीक को खोलने में सफल होने की अनुमति देगी। झोउ युआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर उठाया और पाया कि यह पीक मास्टर लिंग जून था जिसने बात की थी। पीक मास्टर लिंग जून का सुंदर चेहरा शांत था, उसकी आंखें केवल संप्रदाय के मास्टर किंग यांग को देख रही थी, झोउ युआन पर एक नजर भी नहीं डाल रही थी। संप्रदाय के गुरु किंग यांग और अन्य शिखर गुरु थोड़ा अचंभित थे। जाहिर तौर पर उन्हें शिखर गुरु लिंग जून से इस तरह का सुझाव देने की उम्मीद नहीं थी। पीक मास्टर लियानाई ने पीक मास्टर लिंग जून पर नजर डाली और कहा, ऐसा लगता है कि आप सेंट जेनेसिस पीक के बारे में बहुत चिंतित हैं। पीक मास्टर लिंग जून ने लापरवाही से जवाब दिया, सेंट जेनेसिस पीक वह जगह है जहां उस समय के पितामह ने अपना अधिकांश समय बिताया था, जबकि यह एकमात्र स्थान भी है जिसे उनकी मृत्यु के बाद संरक्षित किया गया है। इसमें कुछ सुराग हैं जिन्हें हमें उजागर करने की आवश्यकता है। सहित कांगक्सुआन सेंट स्टैम्प। अंतिम 3 शब्दों के कारण पहाड़ की चोटी खामोश हो गई। ऐसा लग रहा था कि उस स्थान पर एक अवर्णनीय दबाव व्याप्त हो गया है, जिससे किसी का दिल जोर से धड़कने लगा है। संप्रदाय के गुरु किंग यांग की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। कांगक्सुआन सेंट स्टाम्प बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह एक बार फिर से हमारे कांगक्सुआन संप्रदाय के पास है, तो हमें अब पवित्र महल से डरने की जरूरत नहीं होगी, और यहाँ तक कि उन्होंने उस समय जो किया उसके लिए उन्हें भुगतान करने में भी सक्षम होंगे। पीक मास्टर लिंग जून ने धीरे से कहा, यदि ऐसी दिव्य कलाकृति पवित्र महल के हाथों में पड़ जाती है, तो उनका महल स्वामी कांगक्सुआन स्वर्ग का नया स्वर्ग मास्टर बन जाएगा और इस भूमि की सर्वशक्तिमान शक्ति का उपयोग करेगा। जब वह ऐसा होता है, इसके अरबों निवासी पवित्र जाति के गुलाम बन जाएंगे। हमें जल्द से जल्द सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिखर को फिर से खोलने की जरूरत है और ये पता लगाना होगा कि क्या कांगक्सुआन सेंट स्टैम्प अंदर कहीं है। पीक मास्टर लिंग जून के शब्दों के सामने पीक मास्टर लियानाई के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। पीक मास्टर ले जून ने गहरी और कर्कश आवाज में कहा, उनके शब्द उचित हैं।
संप्रदाय के गुरु किंग यांग अन्य शिखर गुरुओं की ओर देखकर चुप हो गए। उनमें से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि यह मामला वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। कंगक्सुआन सेंट स्टैम्प कंगक्सुआन स्वर्ग का अंतिम खजाना था। हालांकि जो युआन अंदर ही अंदर घबराने लगा, जैसे उसके दिल में आग लग गई हो। वह निश्चित था कि कंगक्सुआन सेंट स्टैम्प सेंट जेनेसिस पीक में नहीं था। केवल कंगक्सुआन सेंट रून ही अंदर कहीं छिपा हुआ था, लेकिन जाहिर तौर पर वह इस जानकारी का खुलासा नहीं कर सके। यदि सभी 7 प्रमुख शिष्यों को वास्तव में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, भले ही वह सेंट रून को खोजने में कामयाब रहे, तो यह निश्चित रूप से कुछ प्रकार की गड़बड़ी पैदा करेगा जो संभवतः दूसरों द्वारा खोजी जाएगी। जब ऐसा हुआ तो वह क्या कर सकता था? यदि कांगक्सुआन संप्रदाय वास्तव में एकजुट होता, तो उसे एक कदम पीछे हटने और अधिक अच्छे के लिए इसे त्यागने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुलपति कांग हुआन ने उन्हें कांगक्सुआन संप्रदाय में अतिरिक्त सतर्क रहने और सेंट रून को किसी और के द्वारा खोजे जाने की अनुमति नहीं देने की चेतावनी दी थी। हालांकि वर्तमान में 6 आधिपत्य इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, और उनके जैसे एकमात्र मुख्य शिष्य के पास स्पष्ट रूप से भाग लेने की योग्यता नहीं थी। इसके अलावा अगर उसने बहुत अधिक चिंता दिखाई, तो ये केवल उस पर संदेह पैदा करेगा। जब जो युआन अंदर से चिंता कर रहा था और एक योजना के साथ आने की कोशिश कर रहा था, अचानक पहाड़ की चोटी पर एक बुजुर्ग आवाज सुनाई दी, जिसने खुद को 6 आधिपत्यों के बीच चर्चा में जबरन शामिल कर लिया। सेंट जेनेसिस पीक के नियम उस समय मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किए गए थे। यदि आप उन्हें दरकिनार करने की कोशिश पर जोर देते हैं, तो आप जो एकमात्र रास्ता अपना सकते हैं वह मेरे मृत शरीर पर है। इस अचानक आवाज ने सभी को चौंका दिया और उन्होंने तुरंत अपना सिर उठाया। आगे उन्होंने साधारण कपड़े पहने हाथ में झाड़ू थामे एक बूढ़े आदमी को देखा, जो किसी तरह अज्ञात समय पर पहाड़ की चोटी पर आ गया था। एक जोड़ी धुंधली आंखों ने संप्रदाय के गुरु किंग यांग और बाकियों को घूर कर देखा। ये सेंट जेनेसिस पीक का कार्यवाहक आदरणीय बूढ़ा हुआन था। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 482 पुराना हुआन प्रकट होता है। पहाड़ की चोटी पर बूढ़े हुआन की उपस्थिति देखकर हर कोई दंग रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो हमेशा सेंट जेनेसिस पीक के गहरे पहाड़ों में ही पाया जाता था, वह आज यहाँ दिखाई देगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हे बूढ़े जुबान का प्रकट होना बहुत दुर्लभ है। संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने बूढ़े जुबान की ओर अपनी मुट्ठियां जोड़ते हुए हंसते हुए कहा। हालांकि बूढ़ा जुबान कुलपिता कैंग जुबान का पुराना सेवक था, फिर भी उनके जैसे प्रत्यक्ष शिष्यों ने भी अपने शिक्षक के साथ उनके जितना अधिक समय नहीं बिताया था। इसलिए संप्रदाय के गुरु किंग यांग भी बूढ़े हुआन को एक सम्मानित बुजुर्ग के रूप में देखते थे। पीक मास्टर लेई जून को छोड़कर अन्य लोगों ने भी अभिवादन में अपनी मुट्ठी बांध ली। बूढ़े हुआन ने अपना हाथ लहराया और कहा, इन सभी खुशियों की कोई जरूरत नहीं है। सेंट जेनेसिस पीक में प्रवेश करने वाले 7 प्रमुख शिष्यों के मामले के संबंध में मैं इसके लिए कभी सहमत नहीं होऊंगा। संप्रदाय के गुरु किंग यांग बेबसी से मुस्कुराए, स्पष्ट रूप से बूढ़े जुबान की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं हुए। उत्तरार्ध आखिरकार प्रसिद्ध रूप से जिद्दी और अनम्य था। सेंट जेनेसिस पीक के नियम बहुत पहले पितृसत्ता कांग हुआन द्वारा निर्धारित किए गए थे, और बूढ़े हुआन ने शिक्षक के सभी नियमों को दैवीय आदेशों के रूप में माना था। पीक मास्टर लिंग जून ने शांति से कहा, ओल्ड जुबान, क्या हमारे लिए सेंट जेनेसिस पीक को जल्द से जल्द फिर से खोलना बेहतर नहीं है? ऐसा नहीं है कि आप इस बात से अनजान हैं कि सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिष्य कितनी बार असफल हुए हैं। साल बूढ़े जुबान ने अपनी झाड़ू से कई बार जमीन को थपथपाया और कहा, मैं केवल इतना जानता हूं कि गुरु द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने आह भरते हुए कहा, हम जैसे शिष्य शिक्षक द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हालांकि इस समय कांगक्सुआन स्वर्ग में कुछ चिंताजनक अंतर्धाराएं हैं, और हालांकि हमारा कांगक्सुआन संप्रदाय अभी भी 6 में से एक है, आधिपत्य संप्रदायों, पवित्र महल हमेशा हमें करीब से देख रहा है, जबकि और भी अधिक खतरनाक पवित्र जाति भी गुप्त रूप से उनकी मदद कर रही है।
पवित्र जाति को हमारे कंगक्सुआन स्वर्ग के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए हमें कंगक्सुआन सेंट स्टैंप पर नियंत्रण हासिल करने की आवश्यकता है। पीक मास्टर लियानई के सुंदर चेहरे पर एक उदास भाव दिखाई दिया, जैसा कि उन्होंने कहा, और यदि कंगक्सुआन सेंट स्टैंप फिर से हमारे कब्जे में आ जाता है, तो हम पवित्र महल को उस चीज के लिए भुगतान करने में सक्षम होंगे जो उन्होंने उस समय शिक्षक के साथ किया था। यद्यपि ये पवित्र जाति ही थी जिसने अंततः ये कार्य किया, यदि वे पवित्र महल के कुत्ते नहीं होते, तो पवित्र जाति कंगक्सुआन स्वर्ग में हस्तक्षेप कैसे कर सकती थी। अन्य शिखर गुरुओं की आंखों में नफरत उभर आई। बूढ़ा हुआन चुप हो गया। लाइटनिंग प्रिजन पीक मास्टर लेई जून ने धीमी आवाज में कहा, ओल्ड जुबान, कैंग जुबान का बदला लेने के लिए हमें कैंगजुबान सेंट स्टैंप के ठिकाने का सुराग ढूंढने की जरूरत है। अगर हम इसे पवित्र महल के हाथों में पड़ने देते हैं तो कैंगजुबान हेवन होगा, संभवतः जल्द ही पवित्र जाति द्वारा आक्रमण किया जाएगा। कंगक्सुआन संप्रदाय में केवल शिखर गुरु लेई जून ही बूढ़े हुआन जितने वरिष्ठ थे। उनमें से एक कुलपिता कैंग हुआन का पुराना नौकर था, जबकि दूसरा उसका पुराना दोस्त था जो उसे शुरू से जानता था। अपडेटेड फ्रॉम ऑडियो बुक 108, CO पीक मास्टर लिंग जून ने बेहोश होकर सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि बूढ़ा हुआन हमें आपका समर्थन देने में सक्षम होगा। बूढ़ा हुआन चुप हो गया। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और झो युआन की ओर देखा और धीरे से कहा, सेंट जेनेसिस पीक के शिष्यों को एक और मौका दे। यदि वे फिर से मुख्य चोटी को खोलने में विफल रहते हैं इस वर्ष, मैं सभी 7 शिखरों के शिष्यों को अगले वर्ष एक साथ प्रयास करने की अनुमति दूंगा। पीक मास्टर लिंग जून ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। आपको इसमें एक और वर्ष की देरी क्यों करनी चाहिए? उनकी निगाहें लापरवाही से झो युआन पर पड़ी और उन्होंने कहा, हालांकि सेंट जेनेसिस पीक ने इस साल एक बहुत अच्छा मुख्य शिष्य तैयार किया है, लेकिन उनकी ताकत वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मुख्य शिखर को फिर से खोलना आसान नहीं होगा। पुराने हुआन को किसी से भी बेहतर पता होना चाहिए कि कितने हैं वे अतीत में कई बार असफल हुए हैं। बूढ़े हुआन ने भावहीन चेहरे के साथ उत्तर दिया, यह मेरी अंतिम रियायत है। यदि आप असहमत हैं, तो मैं अन्य चोटियों के किसी भी शिष्य को सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिखर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुख्य शिखर पर मुहर कुलपिता कैंग हुआन द्वारा लगाई गई थी, और बूढ़ा हुआन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे इसकी कुछ समझ थी। यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु किंग यांग को भी सील तोड़ने में कठिनाई होगी, जब तक कि वह संपूर्ण सेंट जेनेसिस पीक को नष्ट करने के लिए क्रूर बल का प्रयोग न करे। संप्रदाय के गुरु किंग यांग एक पल के लिए सोच में पड़ गए। अंत में उसने पीक मास्टर लिंग जून को रोकने के लिए अपना हाथ लहराया, जो अभी भी बूढ़े जुबान को मनाने की कोशिश करना चाहता था, और कहा, चूंकि यह बूढ़े जुबान का निर्णय है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। हम इस वर्ष सेंट जेनेसिस पीक को एक और मौका देंगे। यदि वे फिर से असफल होते हैं, तो सभी 7 शिखरों के शिष्य अगले वर्ष प्रवेश करेंगे और इसे आजमाएंगे। ये सुनकर अन्य शिखर गुरुओं ने सिर हिलाया। मान गया। पीक मास्टर लिंग जून के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। बूढ़े जुबान की ओर बढ़ने से पहले उसकी उदासीन नजर झो युआन पर पड़ी। ओल्ड जुबान, तुम जो कर रहे हो वह बेकार है। सेंट जेनेसिस पीक बहुत गिर गया है और इसे जमीन से फिर से बनाने की जरूरत है। बाकी 2 गुट निराशाजनक हैं और मुश्किल से ही टिके रह पाए हैं। वे केवल समय और अवसर बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए आपको उन पर विचार करने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। सेंट जेनेसिस पीक के सभी 7 शिखरों से शिष्यों को मुख्य शिखर पर भेजना निस्संदेह ये घोषित करने के समान होगा कि सेंट जेनेसिस पीक के शिष्य बेकार थे और अपने शिखर को फिर से खोलने में भी असमर्थ थे। इससे स्वाभाविक रूप से सेंट जेनेसिस पीक के दोनों गुटों को हार का सामना करना पड़ेगा। बूढ़े हुआन ने खर्राटे भरते हुए कहा, यह इन्हीं 2 बेकार गुटों में से एक शिष्य था जिसने आपके स्वॉर्ड कॉमिट पीक शिष्यों को कुचल दिया था। पीक मास्टर लिंग जून ने भौहें चढ़ा दी। संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ लहराया और कहा, चूंकि हमने पहले ही फैसला कर लिया है, इसलिए आगे कोई चर्चा नहीं होगी।
उसने अपना सिर उठाया और अपने आसपास अनगिनत कांगक्सुआन संप्रदाय के शिष्यों की ओर देखा, जैसे उसकी शक्तिशाली आवाज पूरे देश में गूंज रही थी। मुख्य शिष्य का चयन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। अनगिनत शिष्यों ने थोड़े असंतुष्ट जयकारे लगाए, जैसे कि वे अभी भी और अधिक कार्रवाई के भूखे थे। मुख्य शिष्य का चयन उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने झोउ युआन की ओर देखा और कहा, चूंकि पुराने हुआन ने जोर दिया है, आप 3 दिन बाद मुख्य शिखर को खोलने के अंतिम प्रयास के लिए सेंट जेनेसिस पीक का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। सेंट जेनेसिस पीक को फिर से खोलने से हमारा कांगक्सुआन संप्रदाय 7 चोटियों की अपनी पूरी क्षमता पर वापस लौट सकेगा। झोउ युआन ने अंदर ही अंदर राहत की गहरी सांस ली, क्योंकि उसका दिल बूढ़े हुआन के प्रति कृतज्ञता से भर गया। यदि उनका हस्तक्षेप नहीं होता, तो संभवतः 6 आधिपत्यों ने सभी 7 प्रमुख शिष्यों को मुख्य शिखर पर भेजने का निर्णय लिया होता। यदि ऐसा हुआ, तो निस्संदेह उसके लिए दूसरे सेंट रून की खोज करना और भी कठिन हो जाएगा। वह ये सुनिश्चित नहीं कर सका कि मुख्य शिष्यों के बीच कोई जासूस नहीं होगा। शिष्य अवश्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। झोउ युआन ने अपनी मुट्ठियां एक साथ जोड़ ली। ये केवल दूसरे सेंट रून के लिए नहीं था। झोउ युआन अपने गुट का चेहरा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अन्यथा, यदि वे अन्य शिखरों से शिष्यों की मदद उधार लेते, तो उनमें से कोई भी कांगक्सुआन संप्रदाय में फिर से अपना सिर नहीं उठा पाता। संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने सिर हिलाया। बूढ़े जुबान के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद वह आकाश में उड़ते हुए प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। अन्य शिखर स्वामी भी एक के बाद एक चले गए। थोड़े समय के बाद पर्वत शिखर खाली हो गया था। डूबते सूरज के नीचे प्रकाश की अनगिनत धारियां सभी दिशाओं में उड़ गईं, क्योंकि विभिन्न शिखरों से शिष्य अपने निवासों में लौट आए। हालांकि यह खत्म हो चुका था, उत्साह का माहौल स्पष्ट रूप से कुछ समय के लिए बना रहेगा। पूरा कांगक्सुआन संप्रदाय उत्सव के मूड में है। झोउ युआन ने एक गहरी सांस ली, बूढ़े जुबान की ओर देखा और अपनी मुट्ठियां आपस में जोड़ ली। हमारे सेंट जेनेसिस पीक के स्वरूप को संरक्षित करने में मदद करने के लिए आपको अधिकतर धन्यवाद देना चाहिए। बूढ़े हुआन ने अपना हाथ लहराया और कहा, मैं इसे केवल थोड़ी देर के लिए विलंबित कर सकता हूँ। आखिरकार सेंट जेनेसिस पीक को बहुत लंबे समय के लिए सील कर दिया गया है। उसकी धुंधली आंखों ने झोउ युआन को घूरते हुए धीरे से कहा, 3 दिनों में सेंट जेनेसिस पीक फिर से खुलेगा या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। यदि आप असफल होते हैं, तो यह वैसा ही होगा जैसा लिंग जून ने पहले कहा था। सेंट जेनेसिस पीक को नष्ट करना होगा और फिर नए सिरे से पुनर्निर्माण करना होगा। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 483 एक महान पर्व। हालांकि मुख्य शिष्य का चयन पूरा हो चुका था, लेकिन परिणामी लहरें कांगक्सुआन संप्रदाय पर हावी होती रहीं और इसे एक उत्साहित आफ्टरग्लो में स्नान कराती रहीं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मुख्य शिष्य चयन का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा निस्संदेह सेंट जेनेसिस पीक का सुपर डार्कहॉर्स झोउ युआन था। मुख्य शिष्य चयन की शुरुआत में किसी ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि 1 साल पहले शामिल हुआ एक नया शिष्य इतने साहसिक और उग्र तरीके से चयन के दौरान ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध उपलब्धियां हासिल करेगा। एनीव अपडेट एट ऑडियो बुक्स 108 कॉम 1 वर्ष में एक साधारण शिष्य से मुख्य शिष्य बन गए। यह एक ऐसी गति थी जिसने निस्संदेह संप्रदाय के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस लड़ाई के माध्यम से झोउ युआन वास्तव में कांगक्सुआन संप्रदाय में एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। महान लड़ाई के अंत ने शेन ताइवान के शिष्यों को अत्यधिक खुशी में छोड़ दिया। इस पूरे मामले से उनके गुट की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई थी और उन्हें इस तरह से सुर्खियों में बने हुए बहुत लंबा समय हो गया था। ऐसे में रातों रात करोड़पति शेन वांजिन ने साहपूर्वक हाथ हिलाकर पूरे आंतरिक पर्वत 100 फ्रेग्रेंस हाउस को बुक कर लिया था और अपने सभी साथी शिष्यों को उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। शेन वांजिन ने लू सॉन्ग के शिष्यों को भी सावधानी पूर्वक आमंत्रित करना सुनिश्चित किया था। आखिरकार मुख्य शिष्य चयन के दौरान उनके दोनों गुट एक तरह से एक ही टीम में थे।
हालांकि गठबंधन का प्रारंभिक लक्ष्य विफलता में समाप्त हो गया था, इसने निस्संदेह दोनों गुटों को एक साथ ला दिया था। शेन वांजिन के निमंत्रण के संबंध में लू सॉन्ग के शिष्य शुरू में कुछ झिझक रहे थे। अंत में बड़े लू सॉन्ग को बोलना पड़ा ताकि वे इसे स्वीकार कर सकें। एल्डर लू सॉन्ग स्पष्ट रूप से शेन ताइवान के उभरते हुए गुट के प्रति सद्भावना प्रदर्शित कर रहा था। इसलिए लू होन के शिष्यों के शामिल होने से भव्य दावत और भी भव्य हो गई। 100 सुगंध घर। दोनों गुटों के शिष्य एक साथ एकत्र हुए, जिससे जीवंत वातावरण के बीच एक अंतहीन अंधकार पैदा हो गया। बिल्कुल बीच में बड़ी मेज पर बैठे झो युआन की आकृति सितारों से घिरे चंद्रमा के समान थी। याओ याओ टुनटुन को गोद में लेकर उसके पास बैठी और मेज पर रखे सभी स्वादिष्ट भोजन को बड़े चाव से खा रही थी। कई शिष्य पहले से ही टुनटुन की अंतहीन भूख के आदी थे, इसलिए हर कोई इसे परेशान किए बिना मजे से खाता पीता था, क्योंकि जो कोई भी इसकी दिशा में एक हाथ तक पहुंचने की हिम्मत करता था, उसका सामना एक क्रूर, नुकीले दांतों वाली टुनटुन से होता था। हालांकि अपने छोटे रूप में उस खतरनाक रूप ने इसे और भी सुंदर बना दिया था। इवेंट के स्टार के रूप में झो युआन स्वाभाविक रूप से सबसे व्यस्त था। हालांकि वह ये भी समझते थे कि शिष्य कितने उत्साहित थे और उन्होंने अपने साथ शामिल होने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं किया, जिससे माहौल और भी जीवंत हो गया। दूसरी ओर याओ याओ ने मूल रूप से सभी को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने ही स्थान पर मौजूद थी और वह इत्मीनान से अपने छोटे वाइन कप से पी रही थी। किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत भी नहीं की। आखिरकार सेंट जेनेसिस पीक में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसकी विशेष स्थिति को नहीं जानता हो। हालांकि वह चुनी हुई नहीं थी, फिर भी वह उनमें से किसी से कमजोर नहीं थी। यदि उसने मुख्य शिष्य चयन में भाग लिया होता, तो किसी को संदेह नहीं होता कि वह ये सब जीत जाएगी। काफी मात्रा में शराब पीने के बाद लू यान अचानक खड़ी हो गई। अत्यधिक शराब पीने के कारण उसका सुंदर चेहरा कुछ लाल हो गया था। उसने सीधे झो युआन की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, झो युआन, तुम पहले मेरी आंखों में खटकते थे, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वह मैं लू यान ही थी जो अंधी थी। हम ज्यादातर इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सेंट जेनेसिस पीक की अंतिम गरिमा को संरक्षित करते हुए कृपया इस टोस्ट को स्वीकार करें मेरी ओर से क्षमायाचना के रूप में। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसके हाथ का बड़ा कटोरा एक ही घूंट में नीचे गिर गया। शराब की कुछ मात्रा उसकी गर्दन से नीचे बहते हुए उसके कपड़ों को थोड़ा गीला कर गई। हालांकि उनकी निर्भीकता और खुलेपन ने प्रशंसा की एक श्रृंखला तैयार कर दी। झो युआन को थोड़ा अजीब लगा। अंत में वह केवल एक कड़वी हंसी ही छोड़ सका जब उसने शराब का एक कटोरा उठाया और उसकी सामग्री अपने गले के नीचे डाल दी। लू यान हमेशा से ही उनकी काफी आलोचना करते रहे थे और लगातार कहते रहते थे कि उनके पास इसके लिए या उसके लिए योग्यता नहीं है। वास्तव में ऐसे भी समय थे जब वह उससे थोड़ा नाराज हो गया था और अंततः उसने सम्मानजनक दूरी बनाए रखने का फैसला किया था। इसके बावजूद ईमानदारी से कहें तो उनके बीच ज्यादा मनमुटाव नहीं था। झो युआन ने अन्य शिष्यों की ओर देखा और गंभीरता से कहा, हम सभी सेंट जेनेसिस पीक के शिष्य हैं, और हालांकि हम कभी कभी प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम अक्सर एकजुट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सेंट जेनेसिस पीक अपने पूर्व गौरव को फिर से हासिल करने में सक्षम होगा भविष्य। दोनों गुटों के शिष्यों ने अपनी हंसी और आनंद को रोक दिया, क्योंकि सभी ने एक ही बार में उसे नीचे गिराने से पहले अपने कप को हवा में उठा लिया। झो युआन की ओर देखने वाली निगाहें पहले की तुलना में थोड़ी अधिक सम्मानजनक थी। झो युआन अब उनके सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिष्य थे और उनकी स्थिति पहले से काफी अलग थी। हे क्या शेखी बघारने वाले शब्द हैं, तुम सचमुच मूर्ख और अज्ञानी हो। इसी समय अचानक एक बर्फीली हंसी सुनाई दी। शिष्यों के चेहरे पर गुस्सा प्रकट हो गया और वे अपने पैरों पर खड़े होकर पूछने लगे, कौन? गड़गड़ाहट। हालांकि उन्हें शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई दबाव द्वारा उत्तर दिया गया। दबाव उन पर समुद्र की तरह बह गया, जिससे उनकी अभिव्यक्तियां काफी बदल गईं और उन्हें अपनी सीटों पर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
जैसे ही एक समूह धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। सबसे आगे स्वॉर्ड कॉमेट पीक से चुने गए झाओ झू थे, जबकि स्वॉर्ड कॉमेट पीक के कई शिष्य उनके पीछे चल रहे थे और भीड़ को अमित्र तरीके से घूर रहे थे। झाओ झू को देखकर सेंट जेनेसिस पीक के शिष्यों के भाव बदल गए, क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपने मुंह में पनप रहे शाप को निगल लिया। 10 महान चुने हुए लोगों में से एक के रूप में झाओ झू की स्थिति और ताकत स्पष्ट रूप से उनके जैसे सामान्य शिष्यों से कहीं अधिक थी। जब झो युआन ने झाओ झू को देखा तो वह थोड़ा घबरा गया और बोला, मुझे याद है कि हमने आज रात के लिए 100 फ्रेग्रेंसेस हाउस आरक्षित किया है। झाओ झू के मुंह के कोने मुस्कुराहट में बदल गए, जबकि पीछे से एक स्वॉर्ड कॉमेट पीक शिष्य ने उपहास किया, इससे पहले कि उसने मजाक में कहा, मुख्य शिष्य झो युआन, क्या आप नहीं जानते कि 100 फ्रेग्रेंस हाउस की शीर्ष मंजिल विशेष रूप से चुने गए लोगों द्वारा आरक्षित है। आप हो सकता है कि आप नीचे सब कुछ बुक कर सकें, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप सबसे ऊपरी मंजिल भी बुक कर सकते हैं? एक अन्य स्वॉर्ड कॉमेट पीक के शिष्यों ने हंसते हुए कहा, सेंट जेनेसिस पीक को चुने हुए कई साल हो गए हैं। ये स्वाभाविक है कि वे ऐसे मामलों से अनजान हैं। बाकी शिष्य जोर से हंसने लगे। नीचे के 2 गुटों के शिष्यों पर भद्दे भाव प्रकट हुए, लेकिन झाओ झू की उपस्थिति के कारण किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की, जिससे माहौल काफी दमघोंटू हो गया। झो युआन की पलकें थोड़ी झुकी हुई थी और उन्होंने कहा, वरिष्ठ भाई झाओ झू, मैंने सुना है कि बड़ेलू होम के गुट के मुख्य शिष्य का पद प्राप्त करने में विफल रहने के कारण स्वॉर्ड कॉमेट पीक काफी बड़ी मात्रा में खेती के संसाधनों को खो देंगे। क्या ये सच है? झाओ झू की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई, क्योंकि उसने झो युआन पर ठंडी नजर डाली। वह स्वाभाविक रूप से इस मामले से अवगत थे, जिससे संपूर्ण स्वॉर्ड कॉमेट पीक ने एक बड़े अपमान के रूप में देखा। उनके यहाँ आने का मुख्य कारण अपनी कुछ निराशाएं दूर करना भी था। झाओ झू ने तुरंत कहा, जूनियर भाई झो युआन, आपकी गेंदें असाधारण रूप से बड़ी लगती हैं। आप इस मामले से अवगत हैं और फिर भी आप अभी भी कोशिश करने और अपना हाथ अंदर डालने की हिम्मत कर रहे हैं। झो युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम भी सेंट जेनेसिस पीक से हैं, तो क्या इसमें हम भी शामिल नहीं हैं? यदि आपको कोई शिकायत है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और संप्रदाय के मास्टर के पास हमारे हिस्से का अधिकार छीनने के लिए याचिका कर सकते हैं। तीखी जीभ वाला लड़का। झाओ झू की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उनकी नजरें इधर उधर घूमी, लेकिन एक भी शिष्य ने उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। अंत में उसने अपनी आस्तीन लहराए और उपहास के साथ मजाक उड़ाया, तुम्हारे जैसे कुछ पिल्ले और बिल्ली के बच्चे लौटने के बारे में बात करने की हिम्मत करते हैं सेंट जेनेसिस पीक अपने पूर्व गौरव पर। यह सदी का मजाक है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक साधारण मुख्य शिष्य भी इस तरह के उत्सव की गारंटी देता है। मुझे लगता है कि आपके सेंट जेनेसिस पीक को पहले ये सोचना चाहिए कि अपने आप को एक चुना कैसे प्राप्त किया जाए। इतने वर्षों के बाद आपके सेंट जेनेसिस पीक में चुने हुए लोग मूल रूप से विलुप्त हो गए हैं। उनके कठोर शब्दों के कारण कई शिष्यों के भाव क्रोध से फौलादी हरे हो गए। लू यान ने अपनी हथेलियां मेज पर पटक दी, वह फूटने की कगार पर थी, लेकिन उसके बगल में मौजूद एक अन्य शिष्य ने उसे तुरंत रोक लिया। बाहर निकलने से पहले झाओ झू ने ये सुनकर मजाक उड़ाया। वह ये देखना चाह रहा था कि क्या ऐसी पराजय के बाद भी कोई जश्न मनाने के मूड में है। झो युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने पूर्व की पीठ को देखा। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, बगल से पहाड़ी झरने की तरह साफ लेकिन ठंडी फिर भी सुंदर आवाज सुनाई दी। क्या चुना हुआ, सचमुच इतना अद्भुत है। जैसे ही झाओ झू के कदम धीमी गति से रुके, 100 फ्रेग्रेंस हाउस में हर किसी की नजर इस स्थान की ओर चली गई। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी नजर अंततः झो युआन के बगल में सुंदर और सुंदर आकृति पर रुक गई। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 484 झाओ झू को वश में करना 100 फ्रेग्रेंस हाउस के अंदर। याओ याओ पर झो युआन की ओर कई निगाहें टिकी हुई थीं, जिनके चेहरे पर वर्तमान में एक उदासीन अभिव्यक्ति थी। उसने झाओ झू की ओर नहीं देखा, केवल अपने हाथ में लिए कप के अंदर की लहरों को देखती रही।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। याओ याओ को घूरते हुए झाओ झू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने स्वाभाविक रूप से कांगक्सुआन संप्रदाय में बात की अद्वितीय प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। इस अलौकिक सुंदरता को 10 महान चुने हुए लोगों के बाहर चुना के रूप में जाना जाता था। हालांकि उसने पहले कभी उससे लड़ाई नहीं की थी और स्वाभाविक रूप से उसे ऐसी अफवाहों पर कुछ संदेह था। उनकी राय में याओ याओ की प्रसिद्धि संभवतः उसके भव्य रूप से उत्पन्न हुई थी। आखिरकार कोई भी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करेगा और उसकी चापलूसी करेगा जो इतना सुंदर हो। ओह, क्या कनिष्ठ बहन को लगता है कि हमारे कांगक्सुआन संप्रदाय के चुने हुए लोग कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है? झाओ झू ने अपमानजनक तरीके से कहा। हालांकि उनके शब्द काफी शातिर थे, जिसका अर्थ था कि याओ याओ सभी चुने हुए लोगों की आलोचना कर रहा था। याओ याओ ने अपनी चमकीली आंखें उठाई और उत्तर दिया, मैं दूसरों के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें निश्चित रूप से नीची दृष्टि से देखती हूँ। झाओ झू की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। इतने सारे लोगों के सामने एक लड़की द्वारा खुले तौर पर हेय दृष्टि से देखा जाना वास्तव में उसके बटन दबा रहा था। भवन के अंदर अन्य शिष्य एक दूसरे की ओर देखते रहे, कुछ भी कहने का साहस नहीं कर रहे थे। आखिरकार यहाँ एकमात्र व्यक्ति जो झाओ झू को ऐसी बातें कहने की हिम्मत करेगा, वह याओ याओ ही था। कैसी बेशर्म शेखी बघार रही है। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने आपकी चापलूसी की है? झाओ झू ने याओ याओ को ब्लेड की धार जैसी ठंडी आंखों से देखा, जबकि तेज और मजबूत जेनेसिस क्यूई धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थी। ये देखते ही दोनों गुटों के कई शिष्यों के हाव भाव बदल गए, उनकी आंखों में डर उभर आया। वे एक चुने हुए व्यक्ति के सामने अधिक साहस नहीं जुटा सके। शेन वांजिन बड़ी मुस्कुराहट के साथ तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने कहा, कृपया वरिष्ठ भाई झाओ झू, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे महान चुने हुए व्यक्ति को हमारे जैसे सामान्य शिष्यों के साथ झगड़ा करने के लिए खुद को कम नहीं करना चाहिए। मैं माफी मांग लूं तो कैसा रहेगा ड्रिंक के साथ? उसने विनम्र और दीन मुद्रा में अपना प्याला पेश किया। हालांकि झाओ झू ने उस पर केवल बर्फीली नजर डाली। उसकी आस्तीन की एक लहर के साथ जेनेसिस क्यूई की एक धारा बह निकली और शेन वांजिन को उड़कर एक मेज पर गिरा दिया और उसे तोड़ दिया। झाओ झू ने ठंडे स्वर में कहा, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? आपको लगता है कि आप जैसे लोगों के पास मेरे साथ पीने की योग्यता है? झाओ झू, जैसे ही स्वर्गीय युआन ब्रश उसके हाथों में दिखाई दिया, झो युआन की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। झाओ झू ने जब ये देखा तो चंचलता से कहा, ओह, क्या सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिष्य ने मुझे चुनौती देने की योजना बनाई है? झो युआन ने धीरे से कहा, मुझे ये जानने में काफी दिलचस्पी है कि संप्रदाय के चुने हुए लोग कितने दुर्जय हैं। ऐसा ही होता है कि वरिष्ठ भाई झाओ झू उनमें से अंतिम स्थान पर हैं, और शायद मेरे पास आपको नीचे खींचने का मौका होगा। झाओ झू की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। आगे बढ़ो और प्रयास करो। झो युआन ने ब्रश को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, एक गोरा हाथ बगल से बाहर आया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि याओ याओ उसकी ओर उदासीन दृष्टि से देख रहा था। आप पहले ही काफी दिखावा कर चुके हैं नास, क्या तुम इस पल को भी छीनने की सोच रहे हो? झो युआन एक पल के लिए ठिठक गया, इससे पहले कि उसने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाई। वह जानता था कि झाओ झू के खिलाफ उसकी संभावनाएं काफी कम थी, लेकिन ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा जब तक कि वह बहुत जल्दी हार न जाए। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि याओ याओ का उसे लड़ने देने का कोई इरादा नहीं था। ओह, क्या तुम लोग अदला बदली कर रहे हो? जब झाओ झू ने याओ याओ को झो युआन को रोकते हुए देखा तो उसके होंठ मजाक में मुड़ गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, चाहे आप दोनों के मन में कोई भी खेल हो। हालांकि याओ याओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास मुझसे द्वंद्व करने की योग्यता नहीं है, और मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। झाओ झू की अभिव्यक्ति अचानक काली पड़ गई।
उसकी नजर इमारत पर पड़ी और उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहा है? दोनों गुटों के शिष्य स्पष्ट रूप से पीछे हट गए। यहाँ तक कि लू यान, झाओ ताए और झांग यान ने भी झाओ झू को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, हालांकि वे काफी गुस्से में थे। आखिरकार बाद वाला एक चुना हुआ व्यक्ति था, कोई ऐसा व्यक्ति जो युआन होंग जैसे लोगों से कहीं अधिक मजबूत था। याओ याओ ने झाओ झू पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने केवल अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसकी पतली उंगलियां अभी भी भूख से खा रहे टुनटुन पर झपटी, जिसका छोटा शरीर लगभग पूरी तरह से विशाल प्लेट से छिपा हुआ था, और उसे उठा लिया। यदि आप इसे हरा सकते हैं, तो आपके पास किसी और से लड़ने की योग्यता हो सकती है। टुनटुन के मुंह के चारों ओर मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे थे, जबकि उसे गर्दन से पकड़ा हुआ था। उसकी काली आंखों में मासूमियत की झलक थी, क्योंकि वह एक पल के लिए थोड़ा संघर्ष कर रहा था। उसके छोटे मोटे पैर हवा में उछल रहे थे। वह स्पष्ट रूप से नाखुश था कि याओ याओ ने उसके भोजन में खलल डाला था। आसपास के कई शिष्य स्तब्ध थे। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि याओ याओ झाओ झू से निपटने के लिए टुनटुन को भेजने जा रहा था। झाओ झू भी स्तब्ध था, लेकिन उसका चेहरा जल्द ही गुस्से से हरा हो गया। तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की। वह जो देख सकता था, उससे लड़ने के लिए एक छोटे से जानवर को भेजकर याओ याओ निस्संदेह उसे शर्मिंदा कर रहा था। हालांकि याओ याओ पूर्व से बेखबर रहा। उसने टुनटुन को आंखों के स्तर पर उठाते हुए कहा, यदि आप उसे व्यवस्थित नहीं कर सकते, तो आपको अब खाने की आवश्यकता नहीं होगी। खत्म करने के बाद उसने स्तब्ध टुनटुन को झाओ झू पर फेंक दिया। जब झाओ झू गुस्से में जोर जोर से हंसने लगा, तो उसकी आंखों में गुस्सा तेजी से उभर आया। ठीक है, चूंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मैं इस छोटे से कमीने को काट काट कर उसका कीमा बना दूंगा। उसने हथियाने की हरकत की, और मजबूत जेनेसिस क्यूई उसकी ओर आ गई, जो कई फुट लंबी तलवार में बदल गई, जो भयानक तलवार क्यूई से स्पंदित हुई। झपट्टा मारकर वह निर्दयता से अभी भी उड़ रही टुनटुन की ओर टूट पड़ा। तेज हवा की मर्मभेदी ध्वनि गूंज उठी। इसी क्षण टुनटुन को अंततः होश आ गया। हालांकि उसने झाओ झू के हमले पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका छोटा शरीर काया हो गया, क्योंकि उसे याओ याओ द्वारा अभी कहे गए शब्द याद आ गए। ये सोचना कि वह इसे खाने से मना करने की भयानक स्तर की धमकी का इस्तेमाल करेगी। गर्जन। इस प्रकार टुनटुन के गले से तुरंत गुस्से भरी दहाड़ निकली, क्योंकि उसका छोटा सा शरीर तुरंत फैलने लगा। एक अवर्णनीय रूप से भयानक और क्रूर आभा फूट पड़ी, जिसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के शिष्यों के भाव तुरंत बदल गए। कोई केवल ये देख सकता था कि गहरे सुनहरे प्रकाश से एक रहस्यमयी विशाल प्राणी प्रकट हुआ, जबकि एक विशाल पपड़ीदार पंजा बेरहमी से तलवार पर वार कर रहा था। HSS ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर फाइंड PDA। विशाल पंजे ने तुरंत तलवार को ऐसे फाड़ दिया मानो वह कमजोर कागज हो। गर्जन। एक तेज गर्जना ने पूरे 100 फ्रेग्रेंस हाउस को हिला दिया। तलवार को तोड़ने के बाद विशाल जानवर ने अपनी डरावनी निगाहों से झाओ झू की ओर हमला किया। वह एक झटके में उसके सामने आ गया और एक और तेज गर्जना छोड़ी। काली रोशनी एक विशाल पंजे के चारों ओर घूम रही थी, क्योंकि वह बेरहमी से ऊपर से नीचे की ओर झूल रहा था। झाओ झू की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, क्योंकि उसके दिल में खतरे की एक अवर्णनीय भावना पैदा हो गई। उसके शरीर में जेनेसिस क्यूई इस समय बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गई, क्योंकि उसकी पांचों उंगलियां चाकू हाथ में सीधी हो गईं। जेनेसिस क्यूई अपनी उंगलियों की ओर एकत्रित हुई, जिससे एक बेहद तेज ब्लेड बन गया। बचाव के रूप में अपराध का उपयोग करते हुए उसका हाथ कुल्हाड़ी की तरह काट दिया गया। यदि इस काटने वाले हमले की चपेट में आया, तो युआन होंग जैसा कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। बजना। असंख्य दर्शकों की स्तब्ध और भयभीत निगाहों के बीच एक जानवर का पंजा और चाकू हाथ जोरदार ढंग से टकराए, जिससे विनाशकारी घटना हुई। बाहर की ओर स्वीप करने के लिए शॉकवेव। गड़गड़ाहट। पूरे 100 फ्रेग्रेंस हाउस का आंतरिक भाग तुरंत गंदगी में बदल गया। भीड़ ने तुरंत उधर देखा, क्योंकि उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थीं।
उन्होंने झाओ झू की आकृति को एक चिथड़े की गुड़िया की तरह फेंकते हुए देखा था। जमीन पर उतरने से पहले उसे इमारत के बाहर उड़ते हुए भेजा गया था। उसके उतरने से उसके आसपास की जमीन बिखर गई। उसके हाथ पर खून दिखाई दिया जो उसकी उंगलियों से टपक रहा था। झाओ झू के चेहरे पर एक गंभीर भाव था क्योंकि वह पूरी तरह से शांत रहते हुए अपने हाथ से खून गिरते हुए देख रहा था, जैसे कि इस परिणाम से चौंक गया हो। उसने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे एकमात्र जानवर से चोट पहुंचेगी। 100 फ्रेग्रेंसेस हाउस के अंदर और बाहर दोनों जगह पूरी तरह सन्नाटा था। इस दृश्य को देखकर स्वॉर्ड कॉमेट पीक के शिष्यों को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। उनकी आंखों में अविश्वास उमड़ आया। उनकी तलवार से चुने गए एक व्यक्ति को एक छोटे प्राणी ने घायल कर दिया था जो केवल खाना जानता था। सेंट जेनेसिस पीक के दोनों गुटों के शिष्य भी स्तब्ध रह गए। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस टुनटुन के पास खाने पीने के अलावा कुछ नहीं था, उसका अस्तित्व वास्तव में कितना भयावह होगा। झाओ झू को एक स्वाइप के साथ उड़ाने के बाद टुनटुन तेजी से सिकुड़ गया क्योंकि वह घूम गया और वापस मेज पर जा गिरा। वह मेज पर चुपचाप लेटा रहा और बाकी सभी को नजरअंदाज करते हुए खाना खाता रहा। याओ याओ ने अपनी चमकीली आंखें उठाई जो जमी हुई झील के समान लग रही थी और उसने गंभीर चेहरे वाले झाओ झू को देखा और इत्मीनान से कहा, आप जैसे चुने हुए व्यक्ति में इसमें आश्चर्य की क्या बात है अगर आप टुनटुन को हरा भी नहीं सकते। क्या आपके पास अभी भी कुछ है कहने के लिए? झाओ झू की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई। वह अंदर से इतना उदास महसूस कर रहा था कि उसे लगभग खून की उल्टियां आने लगी। उन्होंने मूल रूप से सेंट जेनेसिस पीक शिष्यों को डराने और उनका मनोबल कम करने की योजना बनाई थी। कौन सोच सकता था कि इसके बदले उसे एक दुष्ट जानवर के हाथों कष्ट सहना पड़ेगा। उस पर जो अजीब निगाहें डाली गईं, उससे उसके अंदर का गुस्सा और भी भड़क गया। अब उसके यहाँ रुकने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी आस्तीनें घुमाते हुए जाने के लिए मुड़ने से पहले झो युआन की ओर ठंडी दृष्टि डाली। हालांकि उनका फिगर थोड़ा खराब लग रहा था। झाओ झू को हार के साथ जाते हुए देखकर स्वॉर्ड कॉमेट पीक के शिष्यों ने बदसूरत भावों के साथ जल्दबाजी की। उनके जाने के बाद 100 फ्रेग्रेंसेस हाउस में शिष्य खुशी से झूम उठे क्योंकि उन्होंने याओ याओ की ओर पहले से भी अधिक सम्मान के साथ देखा। इसी तरह जब उन्होंने मेज पर टुनटुन की ओर देखा तो उनकी आंखों में और भी अधिक आश्चर्य था, जो अभी भी खुद को बुरी तरह से खा रहा था। झो युआन ने याओ याओ से नजरें मिलाई और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। झाओ झू काफी बदकिस्मत था। उसने मूल रूप से अपनी ताकत से उन्हें डराने और डराने का इरादा किया था, लेकिन अंत में उसने खुद के चेहरे पर बुरी तरह से तमाचा जड़ दिया। हालांकि ये टुनटुन ही था जिसने उससे पहले पीटा था। आखिर उसने झो युआन को उसके जाने के बाद इतनी जहरीली नजर क्यों भेजी? झो युआन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि झाओ झू उसके खिलाफ एक और शिकायत रखने जा रहा था। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 485 पवित्र महल का वुहुआंग शिंगझोउ महाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र बेजोड़ सुंदरता की एक विशाल भूमि थी और प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लोग अक्सर कहते थे कि कंगक्सुआन स्वर्ग के 60% आशीर्वाद पर शिंगझोउ महाद्वीप का एकाधिकार था। यदि ऐसा है तो संभवतः समृद्ध उत्तरी क्षेत्र को कांगक्सुआन स्वर्ग के 30% आशीर्वाद प्राप्त थे। इस खूबसूरत भूमि और कंगक्सुआन स्वर्ग के 30% आशीर्वाद ने एक अधिपति संप्रदाय का समर्थन किया। प्रसिद्ध पवित्र महल कई वर्षों तक स्केर्ड पैलेस विशाल शिंगझोउ महाद्वीप में एक साधारण संप्रदाय मात्र रहा था। उस युग के दौरान कंगक्सुआन संप्रदाय अभी भी कंगक्सुआन स्वर्ग में एक अछूत अस्तित्व था। कोई भी सटीक रूप से यह नहीं बता सका कि वास्तव में कब, लेकिन पवित्र महल आश्चर्यजनक गति से बढ़ना शुरू हो गया था। 100 वर्षों की छोटी सी अवधि में ये कंगक्सुआन स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक बन गया था। इसी अवधि के दौरान कंगक्सुआन स्वर्ग के स्वामी कुलपिता कांग हुआन पर कई रहस्यमय विशेषज्ञों द्वारा हमला किया गया और उन्हें मार डाला गया, जिससे पूरा कंगक्सुआन स्वर्ग सदमे की स्थिति में आ गया।
परिणाम स्वरूप कैंगक्सुआन हेवन में एक बार नंबर संप्रदाय का पतन शुरू हो गया और अब नंबर 1 के रूप में अपना खिताब बरकरार रखने में सक्षम नहीं रहा। पवित्र महल इकाई थी जिसने कैंगक्सुआन स्वर्ग में सबसे मजबूत आधिपत्य संप्रदाय बनने की आकांक्षा रखते हुए अपना स्थान ले लिया। सेक्रेड पैलेस ने शिंगझोउ महाद्वीप की उत्तरी भूमि पर कब्जा कर लिया और कैंगक्सुआन स्वर्ग के 30% आशीर्वाद का आनंद लिया क्योंकि वे बाकी सभी से श्रेष्ठ थे। आज तक पवित्र महल शिंगझोउ महाद्वीप में एक विशाल उगते सूरज के समान था, जिसमें ऐसी शक्ति थी जो इस भूमि पर किसी को भी उड़ा सकती थी। तेजी से शक्तिशाली होते पवित्र महल के संबंध में यहाँ तक कि 5 अन्य आधिपत्य स्तर के संप्रदायों ने भी कुछ हद तक सतर्कता महसूस की। शिंगझोउ महाद्वीप के सुदूर उत्तर में पूरे वर्ष बर्फ और ठंड थी, शुद्ध सफेद बर्फ से ढकी हुई भूमि। बर्फ के बीच एक विशाल और प्रतीत होने वाली अंतहीन सीमा जमीन से उठी, जिससे हरे भरे पहाड़ों और साफ जलधाराओं का एक जीवंत स्वर्ग बन गया। शानदार पहाड़ ऊंचे थे, सफेद सारस हवा में नाच रहे थे, जबकि झरने चांदी की नदियों की तरह गिर रहे थे। यह अमरों की भूमि का दृश्य था। अनगिनत विशाल सफेद महल और हॉल पहाड़ों के बीच साफ सुथरे और व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे, जिससे कड़ी सुरक्षा का एहसास होता था। ये कैंगक्सुआन स्वर्ग में वर्तमान सबसे मजबूत संप्रदाय का स्थान था। पवित्र महल के भीतर एक विशाल शिखर पर एक भव्य महल खड़ा था। इस वर्तमान समय में महल के अंदर खून का एक अथाह कुंड दिखाई दे रहा था। पूल के सामने चटाइयां थी जिन पर कई आकृतियां बैठी थीं, उनके शरीर से अथाह उपस्थिति स्पंदित हो रही थी। बिल्कुल बीच में एक आदमी था जिसके कंधों पर लंबे चांदी के बाल थे। उस आदमी के चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान थी, जबकि उसकी पुतलियां उसके बालों की तरह ही चांदी जैसी थी, जिससे वह काफी रहस्यमय और अथाह लग रहा था। ये चांदी के बालों वाला आदमी पवित्र महल का मालिक था, जिसे कई लोग महल के मालिक शिंग युआन के नाम से जानते थे और कैंगक्सुआन स्वर्ग में सबसे प्रसिद्ध आधिपत्य में से एक था। उसके पास कई आकृतियां बैठी थीं। उनकी उपस्थिति से वे स्पष्ट रूप से पवित्र महल के ऊपरी सोपानक थे, प्रत्येक असाधारण स्थिति का व्यक्ति था। खटखटाने से उन सब की निगाहें इस वक्त खून के पूल पर टिकी थीं। जैसे ही भावर तेजी से बनने लगा, तालाब से बुलबुले उठने लगे। अंत में एक पुरुष का नग्न शरीर धीरे धीरे भीतर से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर हल्के खून के रंग के रून दिखाई दे रहे थे। रून उसके शरीर के भीतर हिलते डुलते प्रतीत हो रहे थे। यह एक विचित्र दृश्य था। अगर कोई करीब से देखे तो उसे पता चलेगा कि ये खून की धारियां भयावह रूप से मुड़े हुए चेहरों से मिलती जुलती थी। अजीब और भयावह। जैसे ही किसी की नजर धीरे धीरे ऊपर की ओर गई, एक सुंदर तराशा हुआ चेहरा दिखाई दिया। ये कोई अपरिचित चेहरा नहीं था। यदि झो युआन मौजूद होता तो वह तुरंत इस व्यक्ति को पहचान लेता, क्योंकि यह उस समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन वु हुआंग था। हालांकि वु हुआंग का शरीर सेंट रेमेंस डोमेन में झो युआन द्वारा मार दिया गया था और केवल उसकी आत्मा भागने में सफल रही थी। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वु हुआंग के पास फिर से एक भौतिक शरीर है। वु हुआंग की कसकर बंद आंखें इस समय धीरे धीरे खुल गईं। खून के रंग की रोशनी धीरे धीरे लुप्त होने से पहले उनके भीतर चमकी। वह रक्त कुंड में खड़ा हो गया, महल के स्वामी शिंग युआन के सामने घुटने टेक दिए और सम्मान पूर्वक कहा, मेरे शरीर के पुनर्निर्माण के लिए महल के स्वामी को बहुत धन्यवाद। चांदी के बालों वाले और चांदी की पुतली वाले महल के मालिक शिंग युआन वु हुआंग को देखकर थोड़ा मुस्कुराए। जैसे ही उसने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं, ये रक्त असुर शरीर आपके साथ बेहद अनुकूल है। वु हुआंग ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया और अपने शरीर के भीतर आश्चर्यजनक शक्ति का संचार महसूस करते हुए कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस शरीर की शक्ति मेरे पिछले शरीर से भी अधिक है। NO12.com पर अपडेट्स खोजें। पैलेस मास्टर शिंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से हमने आपके लिए इस बॉडी को बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों का निवेश किया है।
वू हुआंग ने अपने होंठ चाटे, उसकी आंखों में बर्बरता उभर आए और उसने अपने हाथों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया, झो युआन, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि तुमने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी। तो क्या हुआ अगर तुमने मेरे भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया? मैं बन गया हूँ अब और भी मजबूत। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से इसका स्वाद चखाऊंगा कि आपके शरीर को नष्ट करना कैसा होता है। उसके चेहरे पर अंतहीन नफरत बहने लगी। पैलेस मास्टर शिंग युआन ने हंसते हुए कहा, जो युआन कंगक्सुआन संप्रदाय में अपने लिए काफी अच्छा कर रहा है। मैंने सुना है कि वह पहले से ही एक बैंगनी से शिष्य बन गया है। लेकिन अब जब तुम्हारे पास खून है सो शरीर, जब आपकी आत्मा और शरीर पूरी तरह से मिल जाएंगे तो आप इसकी शक्ति को उजागर करने में सक्षम होंगे। जब वह समय आएगा, झो युआन को मारना और खुद का बदला लेना कोई समस्या नहीं होगी। वू हुआंग ने आदरपूर्वक अपनी मुट्ठियां एक साथ जोड़ ली। मेरी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद। पैलेस मास्टर शिंग युआन मुस्कुराए और सिर हिलाया, इससे पहले कि उन्होंने अपना हाथ लहराया, वू हुआंग को जाने का संकेत दिया। वू हुआंग सम्मानपूर्वक कमरे से बाहर चला गया, जिससे कमरा एक बार फिर चुप हो गया। महल के मालिक शिंग युआन के बगल में एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा, क्या महल के मालिक के लिए वू हुआंग को रक्तासुर शरीर तैयार करने में मदद करने के लिए इतना प्रयास करना उचित है? हालांकि वू हुआंग काफी प्रतिभाशाली हैं, हमारे पवित्र महल में ऐसे शिष्य हैं जो आसानी से उनकी बराबरी कर सकते हैं। उनमें इतने सारे संसाधन डालने से अन्य शिष्य शिकायत करेंगे। महल के मालिक शिंग युआन धीरे से हंसे। शिकायतें शक्तिहीनों के लिए हैं। यदि पवित्र महल में ऐसा कोई है तो उसे संप्रदाय से बाहर निकाल दें। वू हुआंग की विदा होती आकृति को देखकर उसकी आंखें रात की तरह गहरी हो गईं। आखिरकार वह पवित्र ड्रैगन का आशीर्वाद रखता है। क्या हमने पहले ही इस मामले की जांच नहीं की? उसके शरीर में पवित्र ड्रैगन ब्लेसिंग झो युआन का है, जबकि वू हुआंग महज एक नकली ड्रैगन है। अन्य उच्च पदों में से एक ने कहा। पैलेस मास्टर शिंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, नकली ड्रैगन क्या है? जब तक वह झो युआन को मारता है और खा जाता है, वह स्वाभाविक रूप से एक असली ड्रैगन बन जाएगा। जहां तक झो युआन की बात है, हालांकि वह पवित्र ड्रैगन का आशीर्वाद धारण करता है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसके पास पवित्र ड्रैगन की नियति है। अन्यथा उसके जन्म के समय उसका आशीर्वाद चोरी नहीं होता। लेकिन वह निश्चित रूप से काफी दृढ़ है, ये सोचने के लिए कि वह इस तरह की निराशा से लड़ने में कामयाब रहा, और यहाँ तक कि वू हुआंग के पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद का आधा हिस्सा भी वापस ले लिया। सच कहा जाए तो वह काफी सक्षम है। एक बुजुर्ग ने हैरान होकर पूछा, हमारे पवित्र महल के लिए इस पवित्र ड्रैगन के आशीर्वाद का क्या उपयोग है? पैलेस मास्टर शिंग युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनकी चांदी की पुतलियों में रोशनी टिमटिमा रही थी और उन्होंने धीरे से कहा, पवित्र ड्रैगन का आशीर्वाद हमें पितृसत्ता कांग हुआन द्वारा छिपाए गए कांगक्सुआन सेंट स्टैम्प को खोजने में सहायता करेगा। हॉल में उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। कंगक्सुआन सेंट स्टैम्प एक दिव्य कलाकृति है जो कंगक्सुआन स्वर्ग से पैदा हुई थी, जो भूमि के साथ गूंज सकती है, जबकि पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद भी इसी भूमि से पैदा हुआ था, और जिनके पास यह है, उन्हें स्वाभाविक रूप से इस दुनिया की गौरवशाली प्रतिभाएं माना जाता है। हमें केवल तब तक इंतजार करना होगा जब तक वू हुआंग परिपक्व न हो जाए, झो युआन को मार डाले और उसका आधा आशीर्वाद निगल ले। जब वह समय आएगा तो मैं पितृसत्ता कांग हुआन के रहस्य को तोड़ने और कांगक्सुआन सेंट स्टैम्प का पता लगाने के अवसर का लाभ उठा सकूंगा। जहां तक इन असली और नकली ड्रैगन का सवाल है, अब मेरे लिए इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। महल के मालिक शिंग युआन की चांदी की पुतलियों ने रक्तकुंड को देखा। उसकी आंखों में खून का रंग झलक रहा था और उसके होठों के कोनों से धीरे धीरे एक कट्टर मुस्कान उभर रही थी। क्या होता है? मैं कांगक्सुआन स्वर्ग का सर्वोच्च स्वर्ग स्वामी बन जाऊंगा, और पवित्र जाति एक बार फिर कंगक्सुआन स्वर्ग पर शासन करेगी। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 486 9 दिव्य आवास सेंट जेनेसिस पीक का उत्सव पूरे 3 दिनों तक चला।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि झू युआन ने दूसरे दिन सफेद झंडा लहराया और अपनी गुफा में छिप गया। उसने एक के बाद एक कई निराशाजनक लड़ाइयों का अनुभव किया था और शरीर और दिमाग दोनों से थक गया था, इसलिए उसके पास अब जंगली उत्सवों के दूसरे दौर के लिए ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा मुख्य शिखर को खोलने का उनका प्रयास 3 दिन बाद शुरू होगा, एक ऐसा मामला जिसने न केवल पूरे सेंट जेनेसिस पीक के भविष्य को प्रभावित किया, बल्कि दूसरे सेंट रून को भी प्रभावित किया जिसके लिए वह गहराई से उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए दूसरे दिन खुद को बंद कर लिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 3 दिन बाद उनका प्रदर्शन चरम पर हो। शांतिपूर्ण और शीतल गुफा आवास हरियाली से भरपूर था। झू युआन ने अभी अभी अपना दैनिक प्रशिक्षण पूरा किया था और आरामदायक ढीले ढाले वस्त्र पहन लिए थे। वह एक पत्थर के मंडप में बैठा इत्मीनान से सुगंधित चाय की चुस्कियां ले रहा था और अपने सामने के दृश्य की प्रशंसा कर रहा था। यह एक फूलों के बगीचे का दृश्य था, जहां सैकड़ों खूबसूरत फूल ध्यान आकर्षित करने की होड़ में थे। इस समय एक दुबली पतली और सुंदर लड़की, जिसके बालों का जूड़ा बना हुआ था, बगीचे में घूम रही थी और एकाग्रता की दृष्टि से कई पौधों की देखभाल कर रही थी। ऊपर से रोशनी छिटककर उसके संपूर्ण चेहरे पर चमक रही थी। रोशनी ने उसकी त्वचा को चमका दिया, जिससे किसी के लिए भी उससे दूर जाना असंभव हो गया। ये दृश्य 100 सुंदर फूलों से भी अधिक मनमोहक था। झू युआन की प्रशंसा भरी निगाहों के तहत याओ याओ ने अपना निरीक्षण पूरा किया, इससे पहले कि वह अपनी पीठ को फैलाए, अपने दिल को छू लेने वाले कर्व्स दिखाए। वह इत्मीनान से फूलों के बगीचे से बाहर निकली और पत्थर के मंडप में बैठ गई, यह महसूस करने पर कि झू युआन की नजर अभी भी उस पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। झू युआन ने तुरंत अपनी नजरें हटाते हुए एक अजीब सी हंसी निकाली और जल्दी से याओ याओ को एक कप चाय पिला दी। याओ याओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपनी आस्तीन से एक पत्र निकाला और मेज पर रख दिया। जब आप पहले प्रशिक्षण ले रहे थे तो शेन ताइवान ने इसे देने के लिए किसी को भेजा था। ऐसा लगता है कि यह कैंगमांग महाद्वीप से संबंधित है। ये सुनते ही झू युआन की अभिव्यक्ति हल्की सी कांप उठी। उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था कि हालांकि कांगक्सुआन संप्रदाय सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वे उन्हें कांगमांग महाद्वीप की स्थिति का निरीक्षण करने में मदद करेंगे। ध्यान से पढ़ने से पहले उसने पत्र को तेजी से फाड़ दिया। कुछ क्षण बाद झू युआन ने थोड़ी राहत की सांस ली और याओ याओ की ओर देखा और कहा, पिछले वर्ष में ग्रेट वू साम्राज्य ने अपने अन्य अभियानों को धीमा करना शुरू कर दिया है और स्पष्ट रूप से ग्रेट झू साम्राज्य की ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजा वू ने आखिरकार उस महान झू साम्राज्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया है जिसे वह एक बार भूल गया था। याओ याओ ने कहा, आपने वू हुआन को लगभग मार डाला। बेशक वह अब महान झू साम्राज्य की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करता। झू युआन ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि ग्रेट वू साम्राज्य अभी भी सतर्क है। उन्होंने अपने पिछले अभियानों के दौरान कई शीर्ष स्तरीय साम्राज्यों को नाराज किया है और ग्रेट झू साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत तब तक नहीं करते जब तक कि वे पूरी तरह से शांत न हो जाएं। निश्चित, लेकिन ये केवल समय की बात है। जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति केंद्रित हुई, झू युआन ने एक लंबी खींची हुई आह भरी। ज्यादा समय नहीं बचा है, याओ याओ ने अपनी आवाज में चेतावनी के स्वर के साथ धीरे से कहा, लेकिन आप चीजों में जल्दबाजी नहीं कर सकते। आपकी प्रगति पहले से ही बहुत तेज है और यदि आप चीजों को तेज करने का प्रयास करते हैं तो आपकी कड़ी मेहनत की नींव आपके द्वारा नष्ट हो जाएगी। झू युआन ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से कोई रास्ता नहीं था कि वह इतना अदूरदर्शी होगा। उसकी उंगलियां मेज की सतह पर धीरे से थपथपाईं और अचानक पूछा, कांगक्सुआन संप्रदाय के चुने हुए लोग कितने मजबूत हैं? याओ याओ ने एक नजर डाली। ओह, मुख्य शिष्य बनने के तुरंत बाद आपकी नजरें चुने हुए लोगों पर केंद्रित हो गईं। वे अगला कदम हैं। झू युआन मुस्कुराया। यद्यपि एक मुख्य शिष्य मजबूत था, एक चुना हुआ ही सच्चा अंतिम लक्ष्य था।
याओ याओ ने अपनी ठुड्डी को एक हाथ से ऊपर उठाया। खुद को आलसी दिखाते हुए उसने कहा, इस समय के लिए बेहतर होगा कि आप चौसेंस के बारे में न सोचें। यहाँ तक कि 10वीं रैंक वाली झाओ झू भी आपकी क्षमताओं से बहुत परे है। इतना शक्तिशाली? झू युआन ने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा। उनकी जेनेसिस क्यूई खेती वर्तमान में 5वीं परत पर थी, लेकिन उनकी नींव बेहद मजबूत थी, जिससे वह कमजोर नहीं थे सामान्य 8वीं परत के शिष्यों की तुलना में। जब उसके भौतिक शरीर की शक्ति को मिश्रण में जोड़ा गया, तो झू युआन को लगा कि वह 9वीं परत के शिष्य से भी बराबरी करने में सक्षम हो सकता है। याओ याओ ने धीरे से कहा, 8वीं और 9वीं परतों के बीच का अंतर अल्फा उत्पत्ति चरण में सबसे बड़ा है। आपके क्यूई आवास में वर्तमान में कितने सितारे हैं? 4000, झू युआन ने उत्तर दिया। 5वीं परत पर इतनी संख्या तक पहुंचने के लिए आपकी जेनेसिस क्यूई नींव वास्तव में असाधारण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामान्य 9वें स्तर के शिष्यों के पास कितने सितारे होते हैं? उसने एक पतली उंगली बढ़ाते हुए झू युआन की ओर देखा। 10,000। झू युआन का दिल थोड़ा हिल गया, कुछ हद तक चौंक गया। सामान्य 8वीं परत के शिष्यों के पास केवल 4000 जेनेसिस क्यूई सितारे होने चाहिए, लेकिन 9वीं परत वास्तव में 10,000 के दायरे तक पहुंच गई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह काफी बड़ा अंतर है। यद्यपि झाओ झू को चुने हुए लोगों में अंतिम स्थान दिया गया है, ये तथ्य कि वह एक बनने में सक्षम था, उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा के प्रमाण से कहीं अधिक है। इस प्रकार उसकी नींव सामान्य शिष्यों की तुलना में मजबूत होगी, जिसका अर्थ है कि उसके पास अधिक उत्पत्ति भी होगी क्यूई सितारे। याओ याओ की स्पष्ट आंखें झू युआन की ओर थीं, इसीलिए उसके खिलाफ आपकी मौजूदा संभावनाएं बहुत कम हैं। झू युआन ने अजीब सी हंसी छोड़ी। केवल अब उसे वास्तव में समझ में आया कि याओ याओ ने उसे एक दिन पहले झाओ झू से लड़ने से क्यों रोका था। ऐसा उन दोनों के बीच दूरियों की वजह से हुआ। याओ याओ ने तुरंत कहा, कांगक्सुआन संप्रदाय के चुने हुए लोगों को कम मत समझो। उच्च रैंकिंग वाले कुछ लोग आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि वे इतने वर्षों के बाद दिव्य निवास चरण में कदम रखने में असमर्थ हैं? प्रशिक्षण की आपका क्या मतलब है? झू युआन थोड़ा अचंभित था। जहां तक मैं देख सकता हूँ, चुकविंग और बाकी लोग एकांत साधना में प्रवेश करना चुन सकते हैं और जब भी चाहे दिव्य निवास चरण में आगे बढ़ सकते हैं। वे केवल अनिच्छुक हैं। लेकिन क्यों? झू युआन काफी भ्रमित था। क्योंकि वे स्वाभिमानी व्यक्ति हैं जो सामान्य सफलता पाने से इनकार करते हैं। याओ याओ धीरे से हंसी। इससे पहले कि वह आगे बढ़ती, बुजुर्ग शेन ताइवान को आपको 9वीं परत तक पहुंचने के बाद ये बताना चाहिए था, लेकिन मैं आपको इसके बारे में पहले से सूचित कर सकती हूँ। दिव्य निवास चरण क्यूई निवास का विकास है। दिव्य निवास में अधिक उत्पत्ति क्यूई शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका वर्तमान क्यूई निवास एक नदी के समान है, तो दिव्य निवास समुद्र होगा। क्या आपको याद है कि जब आपने अपना क्यूई आवास खोला था तो उसके विभिन्न ग्रेड क्या थे? दिव्य आवास स्वाभाविक रूप से एक ही है। दिव्य निवास चरण को 9 हेवंस डिवाइन निवास चरण के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे 9 दिव्य निवास के रूप में सरलीकृत किया जाता है। क्योंकि जब क्यूई निवास विकसित होता है, तो किसी की उत्पत्ति क्यूई नींव के अनुसार अलग अलग परिवर्तन होंगे। जब एक सामान्य व्यक्ति एक सफलता का अनुभव करता है, तो दिव्य निवास में अधिकतम 3 स्वर बनते हैं, जिसे 3 दिव्य निवास कहा जाता है। किसी की नींव जितनी मजबूत होगी, सफलता के दौरान उतने ही अधिक स्वर बनेंगे, जिसमें अधिकतम 9 होंगे। चुकिंग और बाकियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वे उच्च श्रेणी के दिव्य आवास विकसित करने की उम्मीद में लगातार अपनी नींव मजबूत कर रहे हैं। ऑडियो बुक्स 108 पर नई स्टोरीज खोजें। उनका लक्ष्य संभवतः 6 दिव्य आवास, उच्च श्रेणी दिव्य आवास से ऊपर है। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने कई वर्षों तक धैर्यपूर्वक जेनेसिस क्यूई जमा किया है। इसलिए 9वीं परत अल्फा ओरिजिन चरण में करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात अधिक जेनेसिस क्यूई जमा करना और किसी की नींव को मजबूत करना है। हालांकि जब कोई उस स्तर तक पहुंचता है, तो उसकी नींव पहले से ही बेहद मजबूत और कॉम्पैक्ट होगी,
जिससे इसे और मजबूत किया जा सकेगा। स्वर्ग पर चढ़ना उतना ही कठिन है। इस प्रकार किसी को भी पर्याप्त मात्रा में भाग्य की आवश्यकता होगी। झो युआन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। ऐसा लगता था कि उन्होंने चुने हुए लोगों को बहुत कमतर आंका था। ये पता चला है कि वे कई वर्षों तक आगे बढ़ने में असमर्थ रहे थे। इसका कारण यह नहीं था कि उनके पास क्षमता की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वे जानबूझकर एक सफलता को दबा रहे थे। इतने वर्षों के संचय के बाद अब उनकी नींव कितनी ठोस होगी। क्या 9 दिव्य आवास प्राप्त करना बहुत कठिन है? झो युआन ने झिझकते हुए पूछा। याओ याओ ने अपनी चाय का एक छोटा घूंट लिया, इससे पहले कि वह जल्दी से बोली। अंदरकांगक्सुआन संप्रदाय के इतिहास में 3 से अधिक व्यक्ति 9 दिव्य आवास प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं, जबकि कुलपिता कांग हुआन उनमें से पहले थे। तो आप क्या सोचते हैं, क्या यह मुश्किल है? झो युआन थोड़ा हौंसने लगा। केवल अभी उसे वास्तव में 9 दिव्य आवास की कठिनाई महसूस हुई। इतने पुराने संप्रदाय में भी असंख्य प्रतिभाओं में से केवल 3 ही 9 दिव्य आवास प्राप्त कर पाए थे। वास्तव में किसी को 9 दिव्य आवास प्राप्त करने के लिए अल्फा उत्पत्ति चरण में कितनी बड़ी नींव की आवश्यकता थी। ऐसा लगता है कि उसके पास अभी भी अल्फा उत्पत्ति चरण में जाने का रास्ता है। हालांकि अब उसे जो करने की जरूरत थी वह पहले अपने दिल को शांत करना था और मुख्य शिखर को खोलने की तैयारी करना था। जैसे ही याओ याओ ने चुपचाप सोच रहे झो युआन को देखा, उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। वह कैसे न बताती कि मुख्य शिष्य की सीट जीतने के बाद वे थोड़े निश्चिंत हो गए थे। इसलिए उसे अपने और चुने हुए लोगों के बीच की खाई को समझाने के लिए उसके सिर पर चोट करने का समय आ गया है। तभी वह स्पष्ट मन से ईमानदारी से प्रशिक्षण लेगा। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 487 मुख्य शिखर को चुनौती देता हुआ। जबकि पूरा कांगक्सुआन संप्रदाय अभी भी मुख्य शिष्य के चयन की खुशी में डूब रहा था, 3 दिन की समय सीमा चुपचाप आ गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस दिन सेंट जेनेसिस पीक एक बार फिर जीवंत हो उठा, क्योंकि आज झो युआन मुख्य शिष्य के रूप में अपना पहला कार्य संभालेंगे। ये सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिखर पर चढ़ना, सील को तोड़ना और इसके मुख्य द्वारों को फिर से खोलना सबसे महत्वपूर्ण मिशन था। सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य द्वारों को फिर से खोलना एक लक्ष्य था जिसे सभी ने कई वर्षों से साझा किया था। पीढ़ी दर पीढ़ी शिष्यों और बुजुर्गों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहे। केवल मुख्य द्वारों को फिर से खोलने और मुख्य शिखर को खोलने से ही सेंट जेनेसिस पीक वास्तव में कांगक्सुआन संप्रदाय की 7वीं चोटी बन जाएगी। तब वे अब की तरह साल दर साल गिरावट के बजाय साहपूर्वक प्रतिभाशाली शिष्यों को भर्ती करने और फलने फूलने में सक्षम होंगे। इसके अलावा यदि सेंट जेनेसिस पीक इस वर्ष फिर से विफल हो जाता है, तो संप्रदाय गुरु अन्य 6 चोटियों के प्रमुख शिष्यों को अगले वर्ष मुख्य शिखर को खोलने के प्रयास में भाग लेने की अनुमति देगा। यदि किसी के अपने शिष्य मुख्य शिखर को फिर से खोलने में विफल रहे और उन्हें फिर से खोले जाने के बाद भी अन्य शिखरों पर निर्भर रहना पड़ा, तो ये सेंट जेनेसिस पीक के 2 गुटों के लिए कोई खुशी का अवसर नहीं होगा। इसलिए वे अपनी सारी उम्मीदें झो युआन पर रख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि युवा चमत्कार कार्यकर्ता एक बार फिर सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। सेंट जेनेसिस पीक की गहराई में राजसी धुंध भरी मुख्य चोटी के जीर्ण शीर्ण प्लाजा ने वर्ष के सबसे व्यस्त दिन का स्वागत किया। व्यवहारिक रूप से सेंट जेनेसिस पीक का प्रत्येक शिष्य आज यहाँ एकत्र हुआ था। 3 गुटों के शिष्य प्लाजा पर 2 समूहों में विभाजित हो गए। शेन ताइवान और लू सोन के शिष्य पिछले कुछ दिनों में जंगली उत्सवों के कारण स्पष्ट रूप से बहुत करीब थे, यहाँ तक कि हल्की बातचीत भी कर रहे थे, इससे पहले कि वे उनके विपरीत समान रूप से शत्रुतापूर्ण नजरें डालते, जहां लू होन के शिष्य ठंडी नजरों के साथ खड़े थे। यहाँ का माहौल साफ तौर पर काफी गमगीन था। मुख्य शिष्य चयन में उनकी विफलता ने स्पष्ट रूप से उन्हें भारी तनाव में डाल दिया था। स्वॉर्ड कॉमेट पीक के शिष्य भी उनके प्रति बहुत आलोचनात्मक हो गए थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि यह उनकी बेकारता थी, जिसके परिणामस्वरूप स्वॉर्ड कॉमेट पीक को भारी नुकसान हुआ।
दूसरी ओर अन्य शिखरों के शिष्यों ने उन्हें उपहास की दृष्टि से देखा। आखिरकार जब लू होन का गुट शुरू में सेंट जेनेसिस पीक में स्थानांतरित हुआ तो वे इतने आत्मविश्वास से भरे हुए थे और पूरी तरह से आश्वस्त थे कि मुख्य शिष्य का पद पहले से ही उनके पास था। लेकिन कौन सोच सकता था कि आखिर में वे असफल हो जाएंगे। अगर अब कोई पीछे मुड़कर देखे तो लू होन के गुट का शुरुआती आत्मविश्वास अब एक मजाक जैसा लगेगा। लू होन की अभिव्यक्ति कुछ तूफानी थी क्योंकि उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं। फिर वह तारों से घिरे चांद जैसी एक युवा आकृति पर रुकी और उसकी आंखों में नफरत की झलक झलकने लगी। मैं तुम लोगों को अभी खुश रहने दूंगा। क्या आप सचमुच मानते हैं कि मुख्य शिखर इतना आसान होगा? झो युआन, आप अभी उत्साह का आनंद ले सकते हैं, लेकिन जब आप असफल होंगे तो निराशा की आवाज और भी अधिक दर्दनाक होगी। दोनों गुटों में सबसे आगे बुजुर्ग लू सोंग मुस्कुराया झो युआन की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, झो युआन, हमारा सेंट जेनेसिस पीक फिर से खुलेगा या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। आप बूढ़े आदमी हैं, बेहतर होगा कि आप उसे अपनी उम्मीदों से कुचले नहीं। झो युआन से कहने से पहले शेन ताइवान ने बड़े लू सोंग की ओर देखा। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और अपने आप पर ऐसी जिम्मेदारियों का बोझ मत डालो। हालांकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अकेले आपको नहीं उठाना चाहिए। आखिरकार ऐसा हुआ है, इससे पहले इतने सारे प्रतिभाशाली शिष्य असफल हो चुके हैं, इसलिए यदि आप सफल नहीं भी हुए तो भी कोई कुछ नहीं कह सकता। जब झो युआन ने ये शब्द सुने तो उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। शेन ताइवान आमतौर पर एक सख्त और अनम्य बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके बारे में आलोचना करने लायक कुछ भी नहीं था। ऐसे मोड़ पर भी वह झो युआन को शांत करने और उसे कम दबाव महसूस कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब पूरी चोटी की उम्मीदें एक ही व्यक्ति पर रखी गईं, तो महसूस किया गया दबाव निश्चित रूप से पहाड़ जितना भारी होगा। चिंता मत करो शिक्षक शेन, मैं स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ दूंगा। झो युआन ने अपनी मुठ्ठियां एक साथ बांध ली। भले ही वह इस बात की उपेक्षा कर रहा हो कि यह मामला सेंट जेनेसिस पीक के लिए कितना महत्वपूर्ण था, झो युआन ने इसके लिए बहुत लंबे समय से तैयारी और योजना बनाई थी और आसानी से खुद को विफल नहीं होने देगा। शेन ताइवान ने आगे बढ़कर झो युआन के कंधों को धीरे से थपथपाया, आंखें खुशी से भर गईं। 1 साल पहले शामिल होने के बाद से इस शिष्य ने उनके लिए कई सुखद आश्चर्य लाए हैं, साथ ही उन्हें संप्रदाय में अधिक से अधिक गर्व से अपना चेहरा दिखाने की अनुमति भी दी है। नीव अपडेट एट ऑडियो बुक्स 108 कॉम प्लाजा के ऊपर आकाश में जेनेसिस क्यूई बादलों पर अनगिनत आकृतियां खड़ी थीं। अगर कोई करीब से देखे तो पता चलेगा कि वे दूसरे शिखरों के शिष्य थे। अतीत में इनमें से बहुत से शिष्य देखने नहीं आते थे, क्योंकि कांगक सुआन संप्रदाय में सेंट जेनेसिस पीक का बहुत अधिक पतन हो गया था और अन्य चोटियों के शिष्य अक्सर इस 7वीं चोटी के अस्तित्व को भी भूल जाते थे। हालांकि वर्तमान सेंट जेनेसिस पीक पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से कुछ अलग था। मुख्य शिष्यों के चयन में झो युआन के प्रदर्शन के कारण अन्य शिष्यों ने अब सेंट जेनेसिस पीक को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, जिसमें केवल 3 गुट थे। इसलिए आज देखने आए शिष्यों की संख्या सामान्य से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। आखिरकार वर्तमान झो युआन कांगक सुआन संप्रदाय में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उन्होंने जो कुछ भी किया उसने स्वाभाविक रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। बजना, जैसे जैसे अधिक से अधिक शिष्य आए, पूरे देश में 1 घंटा गूंज उठा। इसके बाद सभी शिष्यों ने 6 चमकते कमलों को आकाश से उतरते हुए देखा, जो एक विशाल आभा के रूप में फैल रहा था, जो आसपास के स्थान को तरंगित कर रहा था। ये संप्रदाय गुरु किंग यांग और अन्य 5 शिखर गुरु थे। ये 6 आधिपत्य हर साल यहाँ प्रकट होते थे जब मुख्य शिष्य मुख्य शिखर को चुनौती देता था। आखिरकार सेंट जेनेसिस पीक वह स्थान था जहाँ कुलपति कांग हुआन अक्सर खुद को एकांत खेती में बंद कर लेते थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या सेंट जेनेसिस पीक इस साल फिर से खोला जाएगा। संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने धीरे से आह भरते हुए विशाल धुंध भरे पहाड़ को देखा।
अन्य 5 चुप हो गए क्योंकि वे अपने सामने विशाल शिखर को देख रहे थे। वे अब भी याद कर सकते हैं कि जब पितृपुरुष कांग हुआन ने बहुत पहले कांगक्सुआन संप्रदाय की स्थापना की थी, तब केवल एक ही शिखर था। यही वह शिखर था जो अभी भी उनकी आंखों के सामने खड़ा था। इन सभी ने कभी यहाँ खेती की थी। हालांकि समय बीतने के कारण उनके शिक्षक, जो कभी उन्हें पढ़ाते थे और उदाहरण के तौर पर उनका नेतृत्व करते थे, अब मर चुके थे और उनके आसपास की दुनिया में कई बदलाव हो चुके थे। संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने धीरे से अपनी आस्तीनें साफ की और अपनी भावनाओं को वापस ले लिया, जिससे वे दिखाई नहीं देने लगी। उसकी गहरी नजर नीचे के जीर्ण शीर्ण मैदान की ओर पड़ी और उसने कहा, झो युआन, यदि आप तैयार हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। इस समय हर नजर युवा आकृति की ओर केंद्रित हो गई। असंख्य देखने वाली आंखों के नीचे झो युआन ने धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले संप्रदाय के गुरु किंग यांग और बाकी लोगों की ओर अपनी मुट्ठियां पकड़ ली। बड़े प्राचीन हॉल के सामने बूढ़ा हुआन अपने साधारण कपड़ों में बांस की झाड़ू थामे खड़ा था। जब उसने झो युआन की ओर देखा तो उसकी धुंधली आंखों में एक हल्की सी चमक चमक उठी। क्या आप आश्वस्त हैं? बूढ़े हुआन ने अपनी कर्कश आवाज में पूछा। झो युआन ने शांत भाव से उत्तर देने से पहले हंसते हुए कहा, पूर्ण आत्मविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं किसी भी कठिनाई के सामने न तो डरूंगा और न ही पीछे हटूंगा। पुराना जुबान ने सिर हिलाया। अचानक झाड़ू पर हाथ घुमाने से पहले उसने झो युआन को आखिरी बार गहरी नजर से देखा। हु हवा अचानक बढ़ गई और अनगिनत निगाहों ने देखा कि कोहरे में एक दरार धीरे से फट गई थी जो पूरे वर्ष मुख्य शिखर को ढकती थी। दरार के अंदर कोई भी मुश्किल से पुराने पहाड़ी रास्ते का पता लगा पाएगा। हालांकि अंतरिक्ष भी अंदर से मुड़ता और विकृत होता दिख रहा था। बूढ़े हुआन ने धीरे से कहा, जाओ, इस रास्ते पर चलो। झो युआन ने धुंध के भीतर प्राचीन पहाड़ी रास्ते को देखा, जैसे उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। अंत में उसकी आंखों से सारी झिझक दूर हो गई। उसकी जगह दृढ़ संकल्प की दृढ़ रोशनी आ गई। वह कांगक्सुआन संप्रदाय में आए थे और 1 साल तक कठिन प्रशिक्षण सहा था। क्या ये सब इसी क्षण के लिए नहीं था? इसलिए चाहे इस रास्ते पर किसी भी तरह की चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हो, वह पीछे नहीं हटेंगे। चारों ओर असंख्य निगाहों के बीच झो युआन की आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और धुंध में चली गई। जैसे ही उसका पैर पुराने पहाड़ी रास्ते पर पड़ा, धुंध उसकी ओर बढ़ने लगी, जिससे सभी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 488 द माउंटेन ट्रायल पहाड़ परीक्षण। जैसे ही उन्होंने झो युआन की आकृति को ऊपर आसमान में धुंध में गायब होते देखा, संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने आह भरी और कहा, पहाड़ का परीक्षण विश्वासघाती और अप्रत्याशित है, जबकि अनगिनत खतरों से भरा है। कोई नहीं जानता कि उसे किस तरह की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब शिक्षक अभी भी कांगक्सुआन संप्रदाय के नियंत्रण में थे, तो कोई भी शिष्य जो पहाड़ की परीक्षा पास करने में कामयाब होता था, वह शिखर पर चढ़ने में सक्षम होता था और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता था। हालांकि हमारे स्वर्ण युग में भी शायद ही कोई शिष्य सफल हुआ हो। मुझे आश्चर्य है कि झो युआन का प्रदर्शन कैसा होगा। बगल में बूढ़े आदमी बाय मेई ने अपनी लंबी भौहें सहलाते हुए कहा, शिक्षक द्वारा लगाई गई मुहर के भीतर इसके स्थान के कारण हम भी नहीं जान सकते कि अंदर क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम केवल हुआन की घंटी बजने का इंतजार कर सकते हैं। जुबान की घंटी 9 बार बज सकती है और 6 घंटियां ये दर्शाती हैं कि प्रतिभागी पास हो गया है। पैट्रियार्क कैंग हुआन ने मुख्य शिखर पर एक प्राचीन घंटी लगाई थी। जब माउंटेन चैलेंजर पूरा हो जाएगा तो ये बज जाएगा और प्रतिभागी का मूल्यांकन कर देगा। सबसे अच्छा मूल्यांकन स्वाभाविक रूप से 9 घंटियां था। हालांकि जब तक कोई 6 घंटियां तक पहुंच जाता है, तब तक उसे उत्तीर्ण माना जाता है। फिर भी मुख्य शिष्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी 6ठी घंटी तक पहुंचने में असफल रही। सबसे अच्छी 5 घंटियां थीं, जिसका परिणाम बहुत ही खेदजनक था।
स्नो लॉर्ड स्पीक मास्टर लियानई ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। छोटा लड़का काफी जीवंत लगता है और वह 6 घंटियों तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। बोलते समय उसकी नजर शिखर मास्टर लिंग जून पर पड़ी, जो शुरू से ही चुप था। उत्तरार्ध स्पष्ट रूप से पिछले कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि 5वीं तलवार कॉमेट पीक के खेती संसाधनों को पहले ही सौंपना शुरू हो चुका था। ये स्वॉर्ड कॉमेट पीक के लिए एक जबरदस्त क्षति थी। पीक मास्टर लिंग जून ने उदासीनता से कहा, जुबान घंटी के 6 छल्ले। हमारे युग में भी बहुतों ने इसे हासिल नहीं किया है। उनका मतलब साफ था, उन्हें विश्वास नहीं था कि झो युआन इसे हासिल कर पाएगा। क्या आप मुख्य शिष्य चयन से पहले वही धुन नहीं गा रहे थे? पीक मास्टर लियानई ने अपने होंठ मुड़ते हुए पूछा। पीक मास्टर लिंग जून की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं, क्योंकि वह ठंडा सूंघ रहा था। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। झो युआन को महसूस हुआ कि जैसे ही उसने धुंध में कदम रखा, आसपास की दुनिया बदलने लगी। 1 सेकंड बाद उसने खुद को एक पुराने पहाड़ी रास्ते के नीचे खड़ा पाया। रास्ते के दोनों ओर घना अभेद्य कोहरा छाया हुआ था। पत्थर का लंबा रास्ता पत्थर के ड्रैगन की तरह ऊपर की ओर पहुंचा और अंततः धुंध में गायब हो गया। जब वह रास्ते के नीचे अकेला खड़ा था, तो झो युआन वास्तव में बहुत छोटा दिखाई दिया। क्या ये पहाड़ी परीक्षण है? झो युआन ने रास्ते को देखते हुए अपने आप में बुदबुदाया। पहाड़ का परीक्षण अप्रत्याशित खतरे से भरा है, सावधान रहें। जब झो युआन पुराने पहाड़ी रास्ते का अवलोकन कर रहा था, अचानक एक भावनाहीन रोबोटिक आवाज गूंज उठी। झो युआन ने कुछ बार पलकें झपकाईं। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वह अचानक आश्चर्य से झटका खा गया। क्या ये बूढ़े जुबान की आवाज नहीं थी? हालांकि ये हमेशा की तरह बुजुर्ग जैसा नहीं लग रहा था। क्या बूढ़ा हुआन वही था जिसने पर्वत परीक्षण के समय यह आवाज छोड़ी थी? निर्माण किया गया। झो युआन चुपचाप अंदर मुस्कुराया। इन विचारों को दूर करते हुए वह एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। याद करो तुमने पहले क्या कहा था? हालांकि जैसे ही वह अपना पैर उठाने वाला था, एक धीमी सी फुसफुसाहट उसके कानों में प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई। झो युआन थोड़ा स्तब्ध था। ये बूढ़े जुबान की आवाज थी। उसने आंखें झपकाईं, पर कुछ बोला नहीं। पुराने हुआन ने संभवतः इसे गुप्त रूप से प्रसारित किया था। हालांकि उसका क्या मतलब था? कुछ समय के लिए इसे अलग रखने से पहले झो युआन ने एक संक्षिप्त क्षण के लिए इस पर विचार किया। जैसे ही उसने चारों ओर नजरें घुमाई, उसे शांति मिली, लेकिन उसे कुछ भी सामान्य नहीं मिला। उसके सामने पहाड़ी रास्ता सामान्य से अधिक कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन झो युआन जानता था कि यह असंभव था। अन्यथा सेंट जेनेसिस पीक के कई पिछले प्रमुख शिष्य अंततः इसे फिर से खोलने में असफल नहीं होते। ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर नवीनतम ओवल्स पढ़े। वह कुछ देर तक मन ही मन बुदबुदाता रहा। अंत में उसने अपना पैर उठाया और पूरी तरह सतर्क होकर आगे बढ़ गया। एक पैर पत्थर की सीढ़ियों पर पड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थोड़ी झिझक के बाद झो युआन आगे बढ़ता रहा। हालांकि कई दर्जन कदम चलने के बाद उसके चारों ओर केवल सन्नाटा था, कोई गतिविधि नहीं थी। क्या पहाड़ का परीक्षण टूट गया है? झो युआन हैरानी से बुदबुदाया। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज निकली, झो युआन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इसी क्षण उसे सचमुच महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन गलती बाहर से नहीं, बल्कि उसके शरीर के अंदर से थी। वह अपने क्यूई निवास में एक जेनेसिस क्यूई तारे को कुछ हद तक धुंधला महसूस कर सकता था, जैसे कि कोई जेनेसिस क्यूई चुपचाप गायब हो गया हो। ये खत्म या समाप्त नहीं हो रहा था, बल्कि मानो किसी अज्ञात इकाई ने इसे निगल लिया हो, जिससे ये हमेशा के लिए नष्ट हो गया हो। क्या हो रहा है? झो युआन के दिल में सदमा गड़गड़ा गया। उसकी अभिव्यक्ति में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा था, क्योंकि वह अपने सामने बेहद शांत पुराने पत्थर के रास्ते को देख रहा था। बाद वाले ने अब उसे दिल की धड़कन बढ़ाने वाली विचित्रता का एहसास कराया। उसने अपना सिर उठाया और उस रास्ते को देखा जो धुंध में डूबा हुआ था।
क्या ऐसा हो सकता है? क्या मुझे मेरी जेनेसिस क्यूई के गायब होने से पहले अंत तक पहुंचना चाहिए? झो युआन की आंखें सोच में चमक उठी। इसके तुरंत बाद उसने एक गहरी सांस ली। यहाँ झिझकना व्यर्थ था। उसे पहले ये पता लगाना था कि यह पहाड़ी परीक्षण उसे किस प्रकार की परीक्षा दे रहा है। अपना निर्णय लेने के बाद झो युआन ने अपनी झिझक दूर कर दी और साहपूर्वक आगे बढ़ गया। लंबे पत्थर के रास्ते पर कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। प्रत्येक कदम पार करने के साथ झो युआन स्पष्ट रूप से अपने क्यूई आवास में एक के बाद एक चमकते सितारे महसूस कर सकता था, अंततः शून्य में गायब होने से पहले। लुप्त हो जाओ, खत्म नहीं। उसके शरीर से फैलने वाली जेनेसिस क्यूई धीरे धीरे कमजोर होती गई। झो युआन की अभिव्यक्ति शांत पानी की तरह कठोर थी। उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया था, जबकि अंदर नकारात्मक भावनाओं का मिश्रण महसूस कर रहा था। कोई भी शांत नहीं हो पाएगा, जबकि असहाय रूप से किसी के शरीर में उत्पत्ति की हुई अजीब तरह से गायब हो जाएगी। आखिरकार हर बूंद उसके प्रयास का फल थी। जैसे जैसे उसकी जेनेसिस क्यूई धीरे धीरे गायब होती गई, झो युआन की गति और तेज होती गई। समय की लगभग एक अगरबत्ती बाद में झो युआन के चेहरे पर पहले से ही पीलापन की एक झलक दिखाई दे चुकी थी। उसके क्यूई आवास के 4000 सितारों में से आधे से अधिक पहले ही गायब हो चुके थे। ऐसी विचित्र स्थिति में कम मानसिक दृढ़ता वाला कोई भी व्यक्ति पहले ही घबराहट और भय के कारण खुद को खो चुका होगा। झो युआन ने हवा की गहरी सांस ली। पर्वतीय परीक्षण की प्रतिष्ठा वास्तव में अच्छी थी। यह एक भयावह अजीब परीक्षा थी। एक और 100 सितारे। झो युआन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसकी आंखों में एक अपठनीय दृष्टि थी जब वह धुंध में पहुंचते घुमावदार रास्ते को देख रहा था। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए उसे भी लगा कि इस समय उसका दिल कांपने लगा है। वह निश्चित नहीं था कि क्या वह अपने सभी जेनेसिस क्यूई के गायब होने से पहले अंत तक पहुंच पाएगा। इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर वह अंत तक चलने में कामयाब भी हो गया तो क्या ये खत्म हो जाएगा। इस अतुलनीय विचित्र पहाड़ी परीक्षण के सामने झो युआन के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 489 दिल की ताकत। घुमावदार पत्थर का ड्रैगन जैसा पहाड़ी रास्ता इस धुंधली भूमि में अकेला खड़ा था। इसके चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे देख पाना असंभव था, जिससे सब कुछ अजीब और रहस्यमय लग रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस समय एक अकेली आकृति धीरे धीरे चढ़ रही थी लंबा पहाड़ी रास्ता। यह आकृति स्वाभाविक रूप से झो युआन की थी। उसका चेहरा इस समय बिल्कुल पीला पड़ गया था, लगभग खून से रहित। उसके चारों ओर जेनेसिस क्यूई बेहद कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसके क्यूई निवास में मूल रूप से चमकने वाले 4000 जेनेसिस क्यूई सितारे अब घटकर अंतिम 300 रह गए थे। अपनी जेनेसिस क्यूई को विकसित करने के लिए उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत अब अजीब तरह से गायब हो गई थी। यदि इस समय कोई वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करने में असमर्थ होता, तो ऐसी स्थिति बेहद भयावह होती। कम स्थिर दिल और दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति बहुत पहले ही ढह गया होता, आगे बढ़ने में असमर्थ होता। हालांकि झो युआन नहीं रुका। उसने कसकर अपने दांत पीस लिए। उसकी अविचल दृष्टि सामने की ओर टिकी हुई थी। वह पहले ही इतनी दूर आ चुका था। अगर अब वह पीछे हट जाता तो क्या उसे व्यर्थ कष्ट नहीं उठाना पड़ता? क्या 300 जेनेसिस क्यूई सितारे अंत तक मेरे साथ रहेंगे? झो युआन के होंठ कसकर बंद थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जेनेसिस क्यूई का आखिरी हिस्सा चला गया तो कुछ बदलना चाहिए। ऐसे विचारों को मन में लेकर झो युआन एक बार फिर आगे बढ़ा। एक के बाद एक कदम उसके पैरों के नीचे से गुजरते गए। उसके क्यूई निवास में तारे के बाद तारे तेजी से गायब होने लगे। समय की आधी अगरबत्ती के बाद अंतिम 300 सितारे लगभग सभी खत्म हो गए। झो युआन का पैर एक पत्थर की सीढ़ी पर रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति में अनिश्चित रूप से उतार चढ़ाव हो रहा था। उसके क्यूई निवास का आखिरी सितारा इस समय पूरी तरह से लुप्त होने से पहले धीरे धीरे धुंधला होना शुरू हो गया था।
उसकी सारी उत्पत्ति क्यूई इसी क्षण चली गई थी। इस क्षण में उसके शरीर में शक्तिहीनता की एक अंतहीन भावना उमड़ पड़ी, वह शक्तिहीनता जिसे झो युआन ने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। जब वह अपनी 8वीं मेरिडियन चैनल खोलने में असमर्थ था, तब भी यही भावना उसके शरीर में भर गई थी। जिस शक्ति को पाने के लिए उसने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी, वह इसी क्षण लुप्त हो गई थी। झो युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। जब वह अपने पीछे के लंबे रास्ते को देखने के लिए मुड़ा, वह एक पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि एक निश्चित धारणा उसके अंदर प्रवाहित हो रही थी। यदि वह रास्ते से वापस लौटता, तो उसकी सारी उत्पत्ति क्यूई उसके पास वापस आ जाती। हालांकि इसका मतलब ये भी होगा कि वह पर्वतीय परीक्षण में विफल हो जाएगा। शायद उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। झो युआन ने रास्ते को देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर भी उसे इसका कोई निशान नहीं मिला कि रास्ता कहाँ खत्म हुआ। उसके पास अब कोई जेनेसिस क्यूई नहीं थी, जिसके कारण उसके भौतिक शरीर की शक्ति भी कमजोर होने लगी थी। यदि वह जारी रहा, तो निस्संदेह उसे उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ बोझ उठाना पड़ेगा। क्या उसकी जेनेसिस क्यूई अंततः वापस आएगी? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर देने में वह असमर्थ था। तो वह क्या चुनाव करेगा? झो युआन काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसकी आंखों में झिझक धीरे धीरे दूर हो गई। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यह असली है या नकली? मैंने तब भी हार नहीं मानी थी जब मैं अपने 8वें मेरिडियन चैनल को खोलने में असमर्थ था। भले ही मैं अपनी जेनेसिस क्यूई खो दूं, मैं हमेशा इसे वापस विकसित कर सकता हूँ। कम से कम मेरे पास अभी भी खेती करने की क्षमता है। क्या मैं तब भी रोशनी का इंतजार नहीं कर पाया था जब मैं इतना खोया हुआ था? इसकी तुलना में ये सब क्या है? झो युआन की आंखों में एक दृढ़ भाव उभर आया। इसके बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर अपना भारी पैर उठाया और अगले कदम पर मजबूती से रख दिया। जेनेसिस क्यूई के बिना भी उसके हार मानने का कोई रास्ता नहीं था। साधना के पथ पर जिस चीज की आवश्यकता थी, वह साहपूर्वक आगे बढ़ने का साहस था। यदि कोई लगातार छोटी छोटी चीजों से भी डरता रहे, तो इस रास्ते पर सफल होना एक कठिन काम होगा। सफलता प्राप्त करने से पहले व्यक्ति का हृदय दृढ़ और अटूट होना आवश्यक है। झो युआन की आकृति धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगी। हालांकि हर कदम कठिन और बोझिल था, हर कदम उत्तरोत्तर स्पष्ट होता गया। अब उसमें पहले की कोई झिझक या डर नहीं रहा। उनके स्थान पर अटल निश्चय था। उसका पैर बार बार उठता था, भले ही उसकी हर हरकत पहाड़ जितनी भारी महसूस होती थी। जबकि झो युआन कदम दर कदम संघर्ष कर रहा था, उसने प्रकाश की चमकदार किरणें नहीं देखी जो अचानक उसके पीछे प्राचीन पत्थर के रास्ते से निकली थी। एक के बाद एक कदम धुंधले होने लगे, प्रकाश की लड़ियों में तब्दील होकर आकाश की ओर उठने लगे। सुनहरी रोशनी उसके पीछे हवा में नाच रही थी, धीरे धीरे चढ़ती हुई आकृति की ओर बढ़ने और उसके शरीर में घुसने से पहले। झो युआन के शरीर में जोरदार झटका लगा। आखिरकार उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर इधर उधर झटका और देखा कि सुनहरी रोशनी हवा में पक्षियों की तरह नाच रही है, जैसे जंगल से उड़कर उसके शरीर में आ रही है। जेनेसिस क्यूई सितारे, जो मूल रूप से उनके क्यूई आवाज से गायब हो गए थे, एक उज्जवल चमक उत्सर्जित करते हुए एक के बाद एक दिखाई देने लगे। जोरदार जेनेसिस क्यूई ने उसके शरीर को एक बार फिर भर दिया। आखिरकार शक्ति का एहसास वापस आ गया। झो युआन का चेहरा चमक उठा, एक राहत भरी मुस्कान ऐसी लग रही थी मानो उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अंततः वह समझ गया था, पहाड़ की परीक्षा उसके हृदय की परीक्षा ले रही थी। एक सामान्य व्यक्ति को निश्चित रूप से जेनेसिस क्यूई द्वारा अर्जित अपना सारा पैसा खोने पर घबराहट और भय महसूस हुआ होगा, कुछ ऐसा जिससे झो युआन भी अपवाद नहीं था। हालांकि ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा? क्या कोई आगे बढ़ना छोड़ देगा और सतर्क और रूढ़िवादी बन जाएगा, या क्या वह साहस के साथ आगे बढ़ना जारी रखेगा? वास्तव में शक्तिशाली बनने के लिए जेनेसिस क्यूई सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं था, बल्कि एक दृढ़ और अटूट हृदय था।
क्योंकि जब किसी के पास उत्तरार्ध होता है तो पहले वाला स्वाभाविक रूप से हमेशा वापस आ जाता है। हालांकि उनकी जेनेसिस क्यूई का नुकसान संक्षिप्त था, ये प्रशिक्षण का एक रूप था जो उनके दिल में गहराई से अंकित हो गया था। झो युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसके पीछे का लंबा पत्थर का रास्ता धीरे धीरे गायब हो गया। सुनहरी रोशनी हवा में खूबसूरती से नृत्य कर रही थी और उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे बंद हो गई। जब सारी सुनहरी रोशनी उसके शरीर में प्रवेश कर गई, तो झो युआन ने एक पल के लिए अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर घुमाया। जैसे ही उसकी आंखें अचानक खुल गईं, जिससे सुखद आश्चर्य प्रकट हुआ। इसी क्षण उसके क्यूई निवास में चमकदार जेनेसिस क्यूई सितारों की संख्या 5000 तक बढ़ गई थी। इसके अलावा प्रत्येक तारा चमकीला और स्थिर रूप से चमकता था। इसका कोई संकेत नहीं था कि उनका निर्माण जल्दबाजी में किया गया था। उनकी जेनेसिस क्यूई खेती ने इतने कम समय में 1000 सितारे उगा दिए थे। ऑडियो बुक्स 108 पर रीड नए अध्याय। यह मूल रूप से झो युआन के लिए महीनों के प्रशिक्षण के बराबर था। जाहिर तौर पर यह परीक्षा पास करने का इनाम था। झो युआन के मुंह के कोनों से लटकी हुई मुस्कान काफी हद तक चौड़ी हो गई। पहले जो कष्ट और भय उसने अनुभव किया था वह व्यर्थ नहीं गया था। उसके चारों ओर धुंध छाने लगी और रोबोटिक आवाज, जो बूढ़े हुआन की थी, एक बार फिर गूंजने लगी। 3 परीक्षणों में से पहला पास करो। जब यह आवाज सुनाई दी तो झो युआन ने देखा कि उसके पैरों के नीचे का लंबा पत्थर का रास्ता धुंधला होने लगा है, क्योंकि उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। वह घबराया नहीं क्योंकि वह वहां खड़ा था और बदलाव पूरा होने का इंतजार कर रहा था। झो युआन ने अपना सिर उठाया और अपने चारों ओर की विकृत दुनिया को देखा। तो ये केवल पहला परीक्षण था। ये निश्चित रूप से बेहद अजीब और खतरनाक था, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतने सारे प्रमुख शिष्य असफल हो गए। हालांकि यदि पहला परीक्षण पहले से ही इतना कठिन था, तो उसे अगले 2 के बारे में क्या करना चाहिए। इस केंद्रित और सतर्क अवस्था में रहते हुए उसके चारों ओर बदलते दृश्यों ने अंततः हिलना बंद कर दिया। फिर भी उसके आसपास की दुनिया में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया था। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 490 द टायरेनिकल डिवाइन ग्रिंडस्टोन। जब ध्यान झो युआन पर लौटा तो उसके परिवेश में एक जबरदस्त बदलाव आया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। धुंध भरा पहाड़ी रास्ता गायब हो गया था और उसकी जगह अंतहीन पीला रेगिस्तान था। वह इस समय एक टीले पर खड़ा था, जबकि उसके चारों ओर गर्मी फैल रही थी, जिससे आसपास के जेनेसिस क्यूई भी काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। आसमान में एक सुनहरा सूरज जल रहा था। उसकी सुनहरी किरणें जमीन पर बरस रही थीं। क्या ये दूसरा परीक्षण है? पीले रेगिस्तान को देखते हुए झो युआन बुदबुदाया। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कौन सी परीक्षा है। जब झो युआन जोर से सोच रहा था, आकाश से सूरज की रोशनी की सुनहरी किरणें उसके शरीर पर पड़ी। हालांकि उनके भौतिक शरीर या जेनेसिस क्यूई में कोई बदलाव महसूस नहीं किया जा सका। शरीर या जेनेसिस क्यूई नहीं। तब अपना वाक्य पूरा करने से पहले झो युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी भौहों के बीच आत्मा की जलन महसूस की थी, मानो उसे जलते चूल्हे पर रख दिया गया हो। मुकदमा आत्मा को लक्ष्य बना रहा है। झो युआन जल्दी से बैठ गया और अपने हाथों से एक मुहर बनाई। सुनहरी धूप से बचाव के प्रयास में जेनेसिस क्यूई बाहर निकल आया और उसने अपने शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बना ली। हालांकि ये स्पष्ट रूप से अप्रभावी था। सुनहरी धूप ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जेनेसिस क्यूई उसकी आत्मा पर अपनी किरणें चमकाने के लिए आसानी से उसके शरीर में प्रवेश करके सुरक्षा करती है। झो युआन ने जेनेसिस क्यूई को तितर बितर कर दिया और अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसे अपनी भौहों के बीच से उठने और ऊपर हवा में तैरने का आग्रह किया। झो युआन की आत्मा पहले ही मध्य शारीरिक चरण में कदम रख चुकी थी और उससे अलग नहीं दिख रही थी। हालांकि इससे एक धुंधली अनुभूति हो रही थी, जैसे कि इसका कोई ठोस रूप नहीं था।
उसकी आत्मा पूरी तरह से एकाग्र होकर हवा में बैठ गई और उसने अपनी रक्षा के लिए आत्मा की शक्ति जारी कर दी। सुनहरी धूप लगातार बरस रही थी। समय बीतने के साथ साथ गर्मी बढ़ती जा रही थी, जबकि झो युआन की आत्मा द्वारा महसूस किया जाने वाला जलन दर्द धीरे धीरे तेज हो गया। ये तब तक जारी रहा जब तक उसकी आत्मा की सतह भी तरंगित नहीं होने लगी। झो युआन की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। ये बहुत खतरनाक स्थिति थी। यदि उसकी आत्मा अपनी सीमा तक पहुंच जाती तो संभवतः उसे नष्ट कर दिया जाता, जिससे उसका भौतिक शरीर एक खाली भूसी बन जाता। वहीं वह भी इस दुनिया से गायब हो जाएगा। पिछले परीक्षण के कारण झो युआन को पता था कि ये परीक्षण खतरों से भरे हुए थे और थोड़ी सी चूक से अपूरणीय क्षति हो सकती थी। आकाश में सुनहरा सूरज धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है। झो युआन अपने आसपास के परिवर्तनों को ध्यान से देख रहा था, जबकि वह जलन के दर्द को सहन कर रहा था और उसे पता चला कि सुनहरा सूरज धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। क्या यह इस बात की परीक्षा है कि क्या मैं तब तक टिक पाऊंगा जब तक सुनहरा सूरज सिकुड़ नहीं जाता और अंततः गायब नहीं हो जाता? झो युआन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। अंत में उसने एक गहरी सांस ली। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उसे तब तक हठपूर्वक सहना पड़ा जब तक कि यह खत्म नहीं हो गया। झो युआन की आत्मा के चारों ओर अदृश्य आभामंडल स्पंदित हो गया। ये प्रभामंडल उसकी आध्यात्मिक शक्ति से बने थे और सुनहरी धूप से टकराते ही लगातार घुलते जा रहे थे। हालांकि जैसे ही उसने खुद को दर्द से उबरने का संकल्प लिया, उसे अचानक अपनी आत्मा से एक हिंसक कपकपी महसूस हुई। क्या चल रहा है? झो युआन तुरंत चिंतित हो गया। क्या उसकी आत्मा इतनी जल्दी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी? ये कैसे हो सकता है? यह मध्य साकार अवस्था में था। झो युआन ने जल्दी से ध्यान केंद्रित किया और तुरंत ही उसे अपनी आत्मा की भौहों के बीच एक रहस्यमयी रोशनी टिमटिमाती हुई महसूस हुई, जैसे एक असीमित शोर उभरने लगा। पत्थर पीसने जैसा शोर। उसकी आत्मा की भौहों के बीच एक ब्रांड दिखाई दिया, जिसका आकार बिल्कुल दिव्य चक्की जैसा था। ये दिव्य ग्रिंडस्टोन ब्रांड मास्टर कैंग युआन ने मुझे छोड़ दिया है। यह इस ब्रांड का अस्तित्व था जिसने झो युआन को प्राइमल कैस डिवाइन ग्रिंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास करने में सक्षम बनाया। लेकिन झो युआन ने इसे सक्रिय नहीं किया था, तो यह अचानक क्यों प्रकट हुआ? बस प्रकाश का एक चक्र फूटते ही दिव्य ग्राइंडस्टोन ब्रांड कंपन करने लगा। जैसे जैसे परिवेश तेजी से बदलने लगा, रेत उड़ते हुए चक्र बाहर की ओर बढ़ता गया। रेगिस्तान गायब हो गया, उसकी जगह अंतहीन तारों वाला आकाश आ गया। हालांकि विशाल सुनहरी दौड़ अभी भी अपनी सुनहरी किरणों को उत्सर्जित करते हुए आकाश में ऊपर लटकी हुई थी। गड़गड़ाहट। ऑडियो बुक्स 108 COM पर नवीनतम अ टेस्ट ऑफ वेल्स प्राप्त करें। झो युआन की आत्मा तारों से भरे आकाश के भीतर खड़ी थी, जैसे उसके पीछे के अंधेरे से एक तेज आवाज गूंज रही थी। इसके बाद एक अंतहीन छाया पूरे अंतरिक्ष पर मंडराने लगी, जैसे एक अथाह मौलिक अराजकता दिव्य चक्की धीरे धीरे एक असीमित दबाव के साथ उभरी। हालांकि ग्राइंडस्टोन झो युआन की ओर नहीं, बल्कि विशाल सुनहरे सूरज की ओर जा रहा था। यह ऐसा था मानो किसी विशाल अजगर को एक जंगली जानवर मिल गया हो जो उसके क्षेत्र में घुस आया हो और अतिक्रमण करने वाले को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा हो। झो युआन थोड़ा अवाक रह गया क्योंकि उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनहरे सूरज ने दिव्य ग्रिंडस्टोन ब्रांड को नाराज कर दिया है। आदिम अराजकता दिव्य चक्की धीरे धीरे तारों से भरे आकाश में घूमती है, क्योंकि इसका अनंत द्रव्यमान सुनहरे सूरज पर उतरता है। सुनहरे सूरज को ऐसा लग रहा था कि उसे चुनौती दी जा रही है, जिससे उसकी फैलती सुनहरी किरणों की तीव्रता अचानक बढ़ गई, जिससे उसके चारों ओर सुनहरी लपटों का आवरण बन गया, जिसने पास आने वाले ग्राइंडस्टोन को जलाना शुरू कर दिया। झो युआन की आत्मा सुनहरी लपटों से एक खतरनाक अनुभूति महसूस कर सकती थी। हालांकि आदिम अराजकता दिव्य ग्रिंडस्टोन थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं था। इसने अपनी धीमी लेकिन अजेय कुचलने की गति जारी रखी, जिससे सुनहरी लपटें अपनी इच्छानुसार जलने लगी।
अचल विशाल ग्राइंडस्टोन पलट गया, जिससे सुनहरी आग का हर आखिरी टुकड़ा बुझ गया। झो युआन का जबड़ा उसके मुंह से लटक गया। दिव्य ग्रिंडस्टोन ब्रांड वास्तव में कुछ था, और सोचो इस परीक्षा का सुनहरा सूरज भी इसे रोकने में असमर्थ था। चलो, बाद वाला कुछ ऐसा था जिसे उस समय पितृसत्ता कैंग हुआन ने पीछे छोड़ दिया था। ग्राइंडस्टोन धीरे धीरे आकाश में घूमता हुआ विशाल सुनहरे सूरज के सामने आ गया। जैसे ही दैवीय चक्की घूमी, दो विचित्र संस्थाएं भयंकर रूप से टकरा गईं। बूम! एक शॉकवेव ने अंतरिक्ष के ताने बाने को तेजी से हिलाया, जिससे पूरा आकाश ऐसा दिखाई देने लगा जैसे वह बिखरने वाला हो। सुनहरे सूरज की रोशनी लगातार धुंधली होती जा रही थी, और स्पष्ट रूप से वह दैवीय चक्की की कुचलने वाली शक्ति का सामना करने में असमर्थ थी। अंत में दोनों संस्थाएं एक पल के लिए कांपने लगती हैं, इससे पहले कि चक्की आगे बढ़े और सुनहरा सूरज टुकड़े टुकड़े हो जाए। तारों से भरा आकाश और दिव्य ग्रिंडस्टोन फीका पड़ने लगा, क्योंकि झो युआन के चारों ओर एक रेगिस्तान फिर से दिखाई देने लगा। झो युआन चकित होकर आकाश की ओर देखता रहा, जहां सुनहरे सूरज के टूटे हुए अवशेष बह रहे थे। अब वह अपनी चिलचिलाती सुनहरी किरणों का उत्सर्जन करने में सक्षम नहीं था। उसने अपना सिर थोड़ा सा खुजलाया और खुद से बुदबुदाया, क्या इसे पास माना जाता है? ये परीक्षण आत्मा की दृढ़ता का परीक्षण होना चाहिए था, लेकिन स्वयं झो युआन ने भी कल्पना नहीं की होगी कि उसकी आत्मा में दिव्य ग्रिंडस्टोन ब्रांड इतनी आसानी से चिड़चिड़ा और अत्याचारी होगा। ऐसा लग रहा था मानो सुनहरे सूरज की मौजूदगी ने उसे खींच लिया हो और गुस्से में उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। सुनहरा सूरज अब चला गया है, क्या वह परीक्षण जारी रख पाएगा? झो युआन खाली आसमान की ओर देखता रहा। कुछ समय के लिए वह खोया हुआ महसूस कर रहा था। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।